आज से 8 साल पहले एक काफी ज्यादा पावरफुल माइटी फोर्स धरती से टकराई, जिसकी वजह से समय और स्पेस पूरी तरह तबाह हो गया। जिसकी वजह से दूसरे रेल्म से कई सारे क्रीचर्स ने इस धरती के ऊपर इन्वेड कर दिया और पूरी इंसानियत को धीरे धीरे कर खत्म करना चालू कर दिया। इंसानियत का लगभग खात्मा होने वाला था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन काफी ज्यादा तेजी से डिक्लाइन होने लगी और सुपरवाइजर्स ने इस अपोकलिप्स का नाम रखा द मैजिक टाइड। जिसके बाद आगे बताया जाता है कि अलग अलग फील्ड के अंदर मैनिफेस्ट होने के लिए सभी एक प्रोफेशन सिस्टम मिलता है, जो कि सभी इंसानों को ताकत देता है। ऐसे इंसानों के अंदर इनर टैलेंट्स अवेकन होते हैं, जिससे वो इस सिस्टम से डिफरेंट प्रोफेशन को चुन सकते हैं और इंसान जो प्रोफेशन चुनता है उसके स्किल्स वो पॉसेस कर लेता है, जो कि वो रियल वर्ल्ड के अंदर भी लेकर आ सकता है। और जो अवेकन टैलेंट वो चुनता है वो ये डिटरमाइन करता है कि आखिर उसकी किस्मत किस तरीके की होगी। और इसलिए इंसानों ने न्यू मोड बनाया है, जिससे वो इस जिंदगी और इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ना चाहते हैं, जिससे वो सोसाइटी की फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रोफेशन को स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन दे सके। इसलिए ऐसे प्लेयर्स के लिए अकेडमीज क्रिएट किए गए, जिससे वो रियल वर्ल्ड में ऐसे ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम से इंटीग्रेट होकर गेम को क्रिएट कर सके और अलग अलग स्ट्रेटेजीज को कॉपी कर लेवल अप और ट्रायल्स को नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्रिएट कर सके। और हमें जियांग सिटी के फर्स्ट प्रोफेशनल अकेडमी का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने अपने थ्योरिटिकल स्टडीज को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, पर आज का तुम्हारा ये दिन तुम्हारे टैलेंट्स को अवेकन करने के लिए है, जो कि पहली बार तुम्हारे कॉपी के लिए फर्स्ट स्टेप होगा। इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूँ कि आगे आओ। मुझे यकीन है कि इस 1 साल की पढ़ाई के बाद तुम सब इस चीज के लिए पूरी तरह तैयार हो गए होगे कि तुम प्रोफेशनल प्लेयर्स बन सको और इंसानियत की रक्षा करने के लिए अपनी जान को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहोगे। और फिर बताया जाता है कि स्टूडेंट्स को उनके नंबर बाय नंबर बुलाया जाएगा और हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट ये देखकर कहता है कि इस दुनिया के अंदर कई सालों से वेट करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं अपने टैलेंट को अवेकन करूंगा। वो आगे बताता है कि एक हंटर के लिए अपने टैलेंट को यहाँ पर अवेकन करना काफी ज्यादा क्रूल होता है और जो टैलेंट की क्वालिटीज को डिवाइड की गई है, पहली है कॉमन रैंक, दूसरी है रेयर रैंक, तीसरी है लेजेंड रैंक, चौथी है सब डिवाइन रैंक और आखिरी है मिथिकल रैंक। और जो मिथिकल रैंक का टैलेंट है, इंसानियत ने अवेकन होने के बाद से आज तक कभी भी नहीं देखा। सोर्ड्समैन और मेजेस काफी ज्यादा रेयर हंटर्स होते हैं। असैसिन्स, समनर्स और वॉरियर्स हमेशा उनके पीछे रहते हैं, पर प्रीस्ट के काफी ज्यादा लो हेल्थ प्रॉफिट होने की वजह से और साथ ही लो मूवेबिलिटी और उसके बाद कोई भी अटैक कैपेबिलिटी नहीं होती, इसी वजह से वो किसी भी बैटल में कोई खास काम नहीं कर पाते। इसी वजह से वो हंटर्स के प्रोफेशन में सबसे ज्यादा बॉटम में आते हैं। दूसरे हंटर्स पावरफुल इक्विपमेंट्स और हाई क्वालिटी टैलेंट होने की वजह से सोलो अकेले काफी ज्यादा स्पीड में ऑर्डिनरी डंजन्स को क्लियर कर लेते हैं, पर प्रीस्ट सबके साथ चलकर भी कुछ नहीं कर पाते और काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डंजन के अंदर जो स्किल्ड प्लेयर्स होते हैं, मेजेस और समनर्स, वो प्रीस्ट के रोल को पूरी तरह से रिप्लेस कर देते हैं। इसलिए उसे अपनी टीम के पीछे फोर्सफुली छुपना पड़ता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से एक्सपीरियंस को गेन कर पाता है और अपनी हेल्थ को। इसलिए प्रीस्ट जो प्रोफेशन है वो पूरी तरह से मजाक बनकर रह गया है। पर तभी लिन के साइड में एक लड़की आ जाती है, जो कि उससे कहती है, क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि आखिर तुम यहाँ पर कौन से प्रोफेशन को चुनने वाले हो? मैंने ये पहले ही कह दिया था, तुम अब इसके बारे में नहीं सोच सकते। और क्या केवल मेरे टैलेंट के अवेकन होने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि आखिर मुझे कौन सा प्रोफेशन सूट होगा? लिन हंसते हुए कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। ये सुनकर वो मुंह फुला लेती है और हम इसके बारे में बताते हैं कि इसका नाम सु मुमू है और ये भी उसी की तरह जियांग सिटी की प्रोफेशनल अकेडमी की एक स्टूडेंट है। पर सभी लोग उसके दीवाने हैं और वो लोग कहते हैं कि गॉडेस मुमू वो सच में आज भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। पर तभी लिन अपने हाथ को उसके सिर पर रखकर सहलाने लग जाता है। इसकी वजह से वो शर्मा रही थी, पर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा जल भुन जाते हैं और कहते हैं, ये लिंग ये पूरी तरह से बेकार है, केवल एक फ्री लोडर, इसका तो कोई भी काम यहाँ पर है ही नहीं। ये हमेशा ही काफी ताकतवर और ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये यहाँ पर किस तरीके के टैलेंट को अवेकन करेगा। मोमो ये सब सुन रही थी, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। और अनाउंस किया जाता है कि वेंग ने यहाँ पर रेयर प्रोफेशन को अनलॉक किया है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, जिसके बाद सभी वेंग की तारीफ करना चालू करते हैं कि ये उसके लिए परफेक्ट मैच है, क्योंकि वो यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोफेशन के साथ एक वॉरियर बन सकता है और ये चीज उसके टेस्ट में काफी ज्यादा मदद करेगी। पर जैसे
वैंग साइड में देखता है कि लेन और मोमो वहीं पर खड़े हुए थे, जिसको देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेता है और कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर भगवान इसका यहाँ पर कितना ज्यादा फेवर करता है। लेन मोमो के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है कि तुम इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, आखिर तुम हमेशा ही दूसरों के ओपिनियन को डिस्क्रेस क्यों कर देते हो। तो वो कहता है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। और हमें लेन के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि जब वो काफी ज्यादा छोटा था, मॉन्स्टर इन्वेजन के दौरान उसके मम्मी पापा उसको लेकर भाग रहे थे। वो कहते हैं कि पास में एक शेल्टर है, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। उसकी माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, हम लोग जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर थोड़ी देर के बाद उन लोगों के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो देख उसके फादर बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि जैसे ही उसने उसके ऊपर अटैक किया था, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और लैंग भी बहुत दूर जाकर गिर गया था। वो अपने डैड को आवाज देता है तो वो उससे कहते हैं कि जल्दी से शेल्टर के अंदर जाओ। और हमें दिखता है कि उस मॉन्स्टर ने उसकी माँ को यहाँ पर पकड़ लिया था और वो उसे यहाँ पर चबाने ही वाला था, पर वो उससे कहते हैं कि स्वीट हार्ट तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना ही होगा। और शेल्टर का केवल थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, वहाँ से कुछ लोग उसको देख लेते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी एक और सर्वाइवर है, हमें जल्दी से उसे बचाना होगा। क्वीन अपने मम्मी पापा को याद कर रहा था, पर एक लेडी ने उसे यहाँ पर बचा लिया था, जो कि उससे कहती है कि लिन आज से हम ही तुम्हारी फैमिली है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। असल में ये मोमो और उसकी माँ थी। जिसके बाद उसकी माँ मोमो के साथ लिन को भी अपने साथ अपने घर ले जाती है और लिन कहता है और इसी तरीके से मैं इसकी रक्षा कर सकता हूँ। जिसके बाद लिन का नंबर आ जाता है तो वो मोमो से कहती है कि तुम बस रुको और मेरा वेट करो। और उसको इस तरीके से पैट करता हुआ देखकर सभी लोग उसे सच में काफी ज्यादा जल बुझ रहे थे और भी ज्यादा उसे गालियां दिए जा रहे थे। मोमो भी उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। लिन जैसे ही जाकर सर्कल के अंदर खड़ा हो जाता है, तेज रोशनी निकलना चालू होती है, उसकी सोल एक दूसरी जगह पर पहुंच गई थी। ये देखकर वो कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर टैलेंट्स अवेकन होते हैं। जैसे ही वो अपने सामने की एक रोशनी को पकड़ता है, अचानक ही उसके अंदर से दो ड्रैगन निकलकर वहाँ पर फैल जाते हैं, जो कि एक व्हाइट ड्रैगन था और एक ब्लैक ड्रैगन। वो देखने में काफी ज्यादा विशालकाय और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे और एक एक कर वो दोनों ही लिन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चिल्लाना चालू कर देता है। पर तब सिस्टम बताता है कि उसने यहाँ पर मिथिकल रैंक को अवेकन किया है और उसका टैलेंट रिवर्सल ऑफ हेवन एंड अर्थ था। वो पूछता है कि आप इसे हाइड करना चाहते हैं। वो कहता है कि एक मिथिकल रैंक, पर आज से पहले कभी भी ऐसा टैलेंट किसी ने नहीं देखा होगा, इसलिए मुझे इसे हाइड करना चाहिए। और अभी उसका स्किल लेवल 1 पर था, इसमें उसकी जितने भी स्किल्स थे वो एनहेंस होकर रिवर्स में चले जाएंगे और इसी वजह से जो उसके एनहेंसमेंट थे वो 10% से रिड्यूस हो गए थे और जो उसके बफ्स थे वो डीबफ हो जाते हैं और डीबफ्स उसके बफ हो जाते हैं। ये देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि इसका ये मतलब है कि जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो मेरे ऊपर आकर रिवर्स हो जाएंगे और ये चीज पूरी तरह से फ्रीली है। इसका मतलब यही एक मिथिकल रैंक टैलेंट है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई भी दुश्मन कभी भी मुझे नहीं हरा सकता, पर वो कभी भी मेरे ऊपर नॉन स्किल अटैक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेसिक स्ट्राइक्स। और कोई प्रीस्ट अगर मुझे हील करने की कोशिश करता है तो इसकी वजह से मुझे सच में काफी ज्यादा गहरा डैमेज पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से मुझे अपने टैलेंट को छुपा कर रखने की जरूरत है। पर जैसे ही सभी लोगों को इसके बारे में अनाउंस किया जाता है, सभी लोग इसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, आखिर तुम्हारा टैलेंट एक सीक्रेट क्यों है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि इसने यहाँ पे एक बेकार से टैलेंट को अवेकन किया होगा, इसलिए शर्म के मारे इसने यहाँ पर इसे छुपा दिया। और सभी लोग इसी तरीके से उसे और भी ज्यादा गालियां दिए जा रहे थे और भी ज्यादा बुराइयां करते हैं। जिसके बाद लिन को प्रोफेशनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है और अब मोमो की बारी थी कि वो अपने टैलेंट को यहाँ पर अवेकन करे। जैसे वो उसे धक्का देता है तो वो शर्माते हुए कहती है कि बेवकूफ, मुझे आराम से धक्का दो। जिसके बाद वो अपने प्रोफेशन को सेलेक्ट करने के लिए निकल गया था। वो स्टैच्यू के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर सिस्टम उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर किस तरीके के प्रोफेशन को सिलेक्ट करना चाहोगे। वो सोचता है अगर मैं इनविंसिबल के लॉजिक के बारे में सोचूं तो मेरा ये रिवर्सल हेवन एंड अर्थ एक सच में डिवाइन स्किल है, इसलिए अगर मुझे अपने टैलेंट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यहाँ पर रिलीज करना है तो मुझे अपनी वीकनेस के साथ यहाँ पर कंफर्टेबल होना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर प्रीस्ट को चुनता हूँ। ये सुनकर वो स्टैच्यू भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है और वो कहती है कि फिर से कंफर्म करो कि आखिर तुम यहाँ पर कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहते हो, क्योंकि तुम वो पहले स्टूडेंट हो इस सेमेस्टर में से जिसने प्रीस्ट को चुना है। लिन कहता है कि बिल्कुल मुझे प्रीस्ट चुनना है। ये सुनकर अब स्टैच्यू पूरी तरह कंफर्म हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे प्रोफेशन को यहाँ पर चेंज करने के लिए कंफर्म किया जा रहा है। और जो प्रीस्ट की पावर्स होती है वो उसे यहाँ पर कवर करना चालू कर देती है और कुछ ही समय के बाद उसका प्रोफेशन चेंज हो चुका था, जिसकी वजह से उसके पास प्रीस्ट के कपड़े आ जाते हैं, पर देखने में बिल्कुल किसी नेक्रोमैंसर या फिर ग्रिम रीपर की तरह लग रहा था।
वो अपने स्टेट से देखता है, जिसके बाद वो अपने स्किल्स देखता है कि उसके पास यहाँ पर 2 स्किल्स थे। एक उसके पास हीलिंग आर्ट था और एक उसके पास कंसंट्रेटिंग आर्ट। वो कहता है तो चलो सबसे पहले अपने रिवर्सल हेवन एंड अर्थ को यहाँ पर इस्तेमाल कर देखते हैं। और यहाँ पर वो सच में बहुत ही ज्यादा डेडली लग रहा था। वो अपने स्टिक से अपनी हीलिंग आर्ट को इस्तेमाल करता है, पर वो यहाँ पर पूरी तरह से रिवर्स हो चुका था, जिसकी वजह से जो उसका इफेक्ट यहाँ पर दूसरों को हील करने का था और वो अपने टारगेट की 50 पॉइंट तक हेल्थ को माइनस कर रहा था। इसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और वो कहता है कि जैसा मुझे लगा था, ये स्किल केवल हेल्थ को रिड्यूस करता है, न कि वहाँ पर डैमेज देता है। और ये एक ऐसा स्किल है जिसको डिफेंस आर्मर के साथ भी रजिस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक ट्रू डैमेज है, पर ये अभी भी मेज की इंटरनल स्किल की डैमेज है थोड़ा सा कम है। पर अगर मेरे दुश्मन के पास मैजिक रेजिस्टेंस होता है उसके बाद भी एडवांटेज मेरा ही होगा। पर अगर मेरे दुश्मन के पास मैजिक रेजिस्टेंस होता है पर उसके बाद भी एडवांटेज केवल मेरा ही होगा। और जो उसका दूसरा स्किल कारेटिंग आर्ट था, जिससे वो स्पिरिट एलिमेंट्स को समन कर अपने टारगेट के माना को 30% तक रिड्यूस कर सकता था। और वो उसे चेक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर एक फेरी जैसी आ गई थी। वो कहता है कि ये किसी मैच के माना को रिड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से वो अगर उसकी अल्टीमेट स्पेल को कास्ट करने की कोशिश भी कर रहा हो तो वो इसके क्रिटिकल मूवमेंट पर जाकर उसकी सबसे ज्यादा बड़ी वीकनेस को एक्सप्लोर करेगा। और इस स्ट्रेटेजी के साथ कॉम्बैट अप्रोच करना काफी ज्यादा क्लियर है। पर मुझे एक ऐसे अलाय से काफी ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है जो कि मुझे हील या फिर बफ करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि मेरे रिवर्सल स्किल की वजह से जो भी वो मुझे बफ देगा वो यहाँ पर मुझे फायदा पहुँचाने के बजाय गलती से मुझे मार भी सकता है। पर सभी लोग लिन के बारे में यही बात कर रहे थे कि सच में यहाँ पर किसी ने प्रीस्ट को चुना है, जो कि सभी प्रोफेशंस में सबसे ज्यादा बॉटम में आता है। वो कहते हैं कि सच में काफी ज्यादा डरपोक होगा जो कि अपनी टीम के पीछे छुप कर रहना चाहता है। पर यहाँ मोमो ने लेजेंडरी रैंक को अवेकन किया था, जिसका नाम बॉयनेस टीयर्स है। इसका इस्तेमाल कर वो दूसरे रैंक से स्पिरिट को बुला सकती है, जो कि उसके लिए यहाँ पर लड़ाई करेंगे। सभी लोग ये देख कर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं क्या मैंने यहाँ पर सच सुना, एक लेजेंडरी रैंक टैलेंट। और ऐसे ही वो उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कौन सा प्रोफेशन चुनने वाली है। पर कई सारे लोग लिन की बुराई करते हुए कहते हैं कि वो जरूर इस गॉडेस का लैप डॉग बनना चाहता है। मोमो स्टेच्यू के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर उससे पूछा जाता है कि आखिर वो यहाँ पर कौन से प्रोफेशन को चुनना चाहती है। तो वो कहती है कि मैं एक मेज प्रोफेशन को चुनती हूँ। सब लोग ये सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि एक मेज, वो भी लेजेंडरी रैंक के साथ, ये काफी ज्यादा पावरफुल टैलेंट है और इसके जैसे पोटेंशियल के साथ ये काफी ज्यादा आसानी से हंटर अलायंस की एक मेंबर बन सकती है। और ऊपर से प्रिंसिपल ये सब देख रहे थे, जो कि अपने साथी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक लड़के के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने काफी लंबे समय के बाद एक प्रीस्ट के प्रोफेशन को चुना है। पर वो कहता है कि इस बच्चे ने तो ऐसा देखकर नहीं लगता कि इसने यहाँ पर कुछ भी सोचे समझे यहाँ पर कुछ किया होगा, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी मोमो लिन के पास भागते हुए आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने यहाँ पर मेज चुना है, तो क्या हम दोनों एक साथ वहाँ पर चलेंगे। पर वो उससे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मोमो, पर मेरे कुछ और प्लान्स हैं। ये सुनकर वो कहती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे कोई और प्लान्स हैं। सिस्टम मैसेज बताता है फॉरेस्ट ऑफ वुल्फ अब ओपन हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स की टैलेंट अवेकनिंग हो चुके हैं और उनके प्रोफेशन भी चेंज हो चुके हैं, वो अंदर जाना चालू कर सकते हैं। पर तभी वहाँ पर दोनों के पास वैंग आ जाता है, जो कि लिन से कहता है क्या तुम मोमो से मेरे लिए बात कर रहे थे, क्योंकि मैं उसे अपनी टीम के अंदर इन्वाइट करना चाहता हूँ और इसके रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें भी अपने साथ रख लूंगा जब तक तुम मेरे कमांड्स को फॉलो करते रहोगे। पर उसके साथ कहते हैं कि ये तो बस यहाँ पर कह रहे हैं, अगर गॉडेस मोमो की बात नहीं होती तब इस जैसे यूजलेस प्रीस्ट की कोई भी जरूरत ही नहीं थी। पल्लिन उनकी बात सुनकर उससे कहता है कि मैं इस चीज से रिफ्यूज करता हूँ। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में कहता है कि इतने ज्यादा डिसग्रेसफुल मत हो। पर तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उनसे कहते हैं कि इस तरीके से टीम वर्क के लिए रिक्वायर करना, भले ही तुम्हारा टैलेंट इनफ ही क्यों ना हो, पर फिर भी वहाँ पर किसी भी डीमन से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सभी लोग प्रिंसिपल को देखकर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और प्रिंसिपल लिन से कहता है कि जब तुम किसी मॉन्स्टर का सामना करो, इस तरीके से किसी से लड़ाई करना तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है। पर वो कहता है कि प्रिंसिपल, मेरा किसी के साथ कोई भी रिफ्ट नहीं है, मैं तो बस अकेला ही गेट के अंदर जाना चाहता हूँ, जिससे मैं ज्यादा एक्सपीरियंस को कमा सकूँ और ज्यादा रिवॉर्ड्स ले सकूँ। प्रिंसिपल कहता है कि प्रीस्ट, वो भी अकेला, आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। इसकी बजाय अगर तुम चाहो तो किसी और टीम के साथ स्विच कर सकते हो, पर अपनी जिंदगी की सेफ्टी के साथ इस तरीके से मजाक मत करो। वैसे भी गेट के अंदर सारी चीज रियलिटी को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा सामना किसी खतरे से होता है तो तुम सच में वहाँ पर मारे भी जा सकते हो। पल्लिन उसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्रिंसिपल, इस चीज का शुक्रिया, पर मैं अकेला ही वहाँ पर जाना चाहता हूँ। साथ ही वो सोचता है कि मुझे लेवल अप करने के लिए अकेला ही जाना जरूरी है। इसके अलावा मेरी स्ट्रेंथ जब तक सफिशिएंट पावरफुल नहीं हो जाती, मैं किसी को भी अपने डिवाइन टैलेंट के बारे में नहीं रिवील कर सकता। और वो लिन को देखते हुए सोचते हैं कि आखिर उसे इतने ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। जैसे ही लिन गेट के ऊपर टच करता है तो सिस्टम उससे पूछता है कि वो अंदर अकेला जाना चाहता है, तो वो हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल।
अब लेन गेट के अंदर आ गया था, जिससे वो एक फॉरेस्ट के अंदर समन हो जाता है, जहाँ पे एक एरो उसे डायरेक्शन पॉइंट कर रहा था और उसे नोटिफिकेशन से बताया जाता है कि बुल्फ फॉरेस्ट बिगिनर्स के लिए एक हार्ड डिफिकल्टी है। इसी वजह से उसे यहाँ पर ट्रूप्स के अंदर आना चाहिए, जिससे वो यहाँ पर ब्लड थर्स्टी बुल्फ्स को काफी ज्यादा आसानी से हरा सके। लेन कहता है कि बुल्फ फॉरेस्ट पहली बार गेट के अंदर आए हुए स्टूडेंट्स के लिए ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, पर जब तक उनका कॉर्पोरेशन एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छा होगा, कैजुअलिटीज को यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है और वो बी ग्रेड रेटिंग को भी अचीव कर सकते हैं, जो कि पहले से एक काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे एक हीलिंग स्प्रिंग भी है, जो कि हंटर्स को आधे रास्ते में मिलता है, जिससे वो अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं। पर इस नोबल ट्रायल के अंदर सभी की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए जो प्रीस्ट का स्टेटस है वो काफी ज्यादा नीचे है। पर अगर कोई ऐसा हो जिसे रिस्क लेना काफी ज्यादा पसंद हो और उसे वाइल्ड वुल्फ से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो उनके रास्ते में आ सकता है, जिससे वो भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। और जंगल की काफी ज्यादा गहराई के अंदर जाने के बाद वो फॉरवर्डन एरिया के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत यहाँ पे पूरी तरह से पक्की हो जाती है। पर मेरे जैसे जिसने यहाँ पे एक गॉड लेवल टैलेंट को पोजेस किया हुआ है, तो आखिर वो इसे किसी ऑर्डिनरी रैंकिंग के लिए ऐसे कैसे सेक्रीफाइस कर सकता है। इसलिए जो एरो उसे यहाँ पर लोकेशन पॉइंट कर रहा था, लेन वहाँ पर नहीं जाता, बल्कि फॉरबिडन लैंड की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। जंगल की काफी गहराई में काफी ज्यादा अंधेरा था और वहाँ पर ब्लड लस्ट की गंध आ रही थी। वहाँ पर हमें कई सारे बुल्फ को दिखाते हैं, जो कि लिन के सामने आकर खड़े हो गए थे। वो खून के प्यासे यानी ब्लड लस्ट बुल्फ थे। वो सभी लिन को देखते ही एक साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर लिन उनको अपने तरफ बढ़ता हुआ देखकर मुस्कुराता है और अपने पैसिव स्किल को यहाँ पर इस्तेमाल करता है। और जैसे ही वो वुल्फ उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था, वो उसके ऊपर अपने हीलिंग इफेक्ट को इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से उस वुल्फ को बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके शरीर से खून के छींटे निकलना चालू हो जाते हैं और उसे यहाँ पर 50 पॉइंट का रिवर्स लगा था, जिसकी वजह से एक ही बार में वो वाइल्ड वुल्फ यहाँ पर मारा जाता है। लिन को यहाँ पर 10 पॉइंट के एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। एक वुल्फ के यहाँ पर मर जाने के बाद दूसरा वुल्फ आकर उसके कंधे पर काट देता है, पर इसकी वजह से लिन को कुछ भी नहीं होता। उल्टा रिवर्सल टेक्निक की वजह से बाइट की वजह से उसकी हेल्थ 20% से बढ़ जाती है और ब्लीडिंग इफेक्ट की रिवर्सल होने की वजह से उसकी हेल्थ 2-2 कर बढ़ना चालू हो जाती है। वो वुल्फ झटके की वजह से दूर फेंका गया था, जिसके बाद लिन अपने दूसरे स्किल को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद लिन अपने स्टाफ को घुमाते हुए अपने दूसरे स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चेंज के अंदर कवर हो गया था और समन फेरीज उसके माना को 30 से यहाँ पर माइनस कर देती है और इसकी वजह से उसके एनिमी का माना पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो जमीन पर गिर गया था, जो देखकर वो कहता है कि जैसा मुझे लगा था, ये कंफाइनमेंट टेक्निक काफी ज्यादा रिमार्केबल इफेक्ट देगी, खासकर लो लेवल मॉब्स के ऊपर जिनका माना बार काफी ज्यादा कमजोर है। इसके बाद जो तीसरा वुल्फ होता है वो भी काफी ज्यादा तेजी से आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर ये देख कर लिन उसके ऐसे अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद अपनी हीलिंग टेक्निक का इसके ऊपर इस्तेमाल करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल बीम ऑफ लाइट उसे भी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर यहाँ पर मार देती है। वो कहता है कि अगर मैं एक मॉन्स्टर को मारता हूँ तो उससे मुझे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। अगर ऐसा ही है और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं मैं उन सभी को एक ही साथ खत्म कर देता हूँ तो शायद मैं लेवल 4 तक लेवल अप हो जाऊंगा। मेरा टारगेट यहाँ का फाइनल हिडन बॉस है, भले इसमें एक लेवल का डिफरेंस ही क्यों ना हो, पर फिर भी वो इतना कोई खास इशू नहीं है। और पीछे से उसके ऊपर एक वुल्फ अटैक करने वाला था, पर तभी उसकी हीलिंग टेक्निक की कूल डाउन कंप्लीट हो जाती है और वो उसके ऊपर से इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो एक अटैक से यहाँ पर मारा गया था। और लिन ये देखकर कहता है कि इस दिन के लिए मैं काफी लंबे समय से तैयारियां कर रहा था। वैसे भी दुश्मन को तुम्हारी लेवल से क्या फर्क पड़ता है जब तुम उसे यहाँ पर मार ही देते हो। तो फिर उसने यहाँ पर अपने कॉम्बैट मोड को एग्जिट कर दिया था, इसका मतलब रिवर्सल टेक्निक को ऑफ कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी कैथरिटी टेक्निक का इस्तेमाल अपने ऊपर करता है, जिससे उसका माना फिर से रिफिल हो गया था और साथ ही वो लेवल 2 पर भी लेवल अप हो गया था। उससे पूछा जाता है कि उसे एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं क्या, वो उन्हें ऐड करना चाहता है। वो कहता है कि बिल्कुल, इसे इंटेलिजेंस के ऊपर ऐड कर दो। उसने अपने दोनों पॉइंट इंटेलिजेंस के ऊपर ऐड कर दिए थे और वो कहता है कि जो मेरी एबिलिटी है वो बिना किसी नुकसान के मुझे हील कर सकती है और साथ ही मेरे माना को रेगुलर कंटिन्यूसली रिस्टोर कर सकती है। और इसलिए अगर मैं अपने सारे पॉइंट्स को इंटेलिजेंस के ऊपर लगा देता हूँ, इस तरीके से मैं अपने रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने मैजिक डैमेज को और इंस्टेंट किल को अपने मैक्सिमम तक ले जा सकता हूँ। और बाहर प्रिंसिपल जितने भी स्टूडेंट थे उनकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे थे, वो ये देखकर कहते हैं कि ये डायरेक्शन तो फॉरबिडन एरिया की एक्सप्लोरेशन है, यहाँ पर स्कूल टीचिंग को भी जाना मना है। क्या ये वहाँ पर जाकर द हिडन बॉस को चैलेंज करना चाहता है, जो कि लेवल 5 का डार्क डिसेंडेंट वुल्फ किंग है। पर वो सोचते हैं कि ये चीज तो पूरे से नामुमकिन है। क्या वो लड़का यहाँ पर मौत चाहता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो उसका हिडन टैलेंट है वो एक लेजेंडरी लेवल का हो या फिर लेजेंडरी रैंक से भी ऊपर का।
पर अनफॉर्चुनेटली उसने ये चुना है कि वो अपने टैलेंट को अभी पब्लिकली रिवील नहीं कर रहा। तो मुझे अभी जो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स है उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लिन यहाँ पर जिंदा वापस जरूर लौट कर आएगा। तो उनका साथी हंसते हुए कहता है कि आखिर आप उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं, इसके बजाय हम लोग एक शर्त लगा सकते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो जरूर रिकॉर्ड को तोड़ कर आएगा। पर आप ये कह रहे हैं कि वो लड़की एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर थोड़ी सी आग की कमी है। पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो थोड़ी सी अलग है। और हमें दिखाते कि मोमो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रही थी, पर तभी उसके सामने कई सारे बुल्स आ जाते हैं। तो वो अपने स्किल फ्रॉस्ट नोवा का इस्तेमाल कर उनके ऊपर आइस अटैक्स करती है। ये देख उसके सभी साथी कहते हैं कि हमारी गॉड सच में कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये अटैक काफी ज्यादा आसानी से उस बुल्फ को पूरी तरह से मार देता है। पर तभी वो देखती है कि वहाँ पर और भी कई सारे बुल्स आने लग जाते हैं, जो देखकर वो कहती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर और भी कई सारे बुल्स आ रहे हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि जो मेरी गॉडेस की इमेज थी वो यहाँ पे पूरी तरह खराब हो चुकी है। थोड़े आगे जाने के बाद मोनमोन रुक जाती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना। जिसके बाद वो अपने टैलेंट बॉयनेस टीयर का इस्तेमाल करती है, जो कि देखने में बिल्कुल किसी रिफ्लेक्शन टेक्निक की तरह है। उसकी एक डुप्लीकेट उसके साइड में आकर खड़ी हो जाती है और वो दोनों ही एक साथ फ्रॉस्ट नोवा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो आसानी से उन दोनों मॉब्स को भी यानी उन बुल्स को भी यहाँ पर मार देती है। फिर वो एक लंबी सांस लेते हुए कहती है कि चलो अब हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। प्रिंसिपल ये देख हंसते हुए कहते हैं तो बताओ ये कैसा था, मैंने कहा था ना कि ये ठीक है। तो वो कहता है कि ये इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि अपने टैलेंट के ऊपर पूरी तरह से रिलाय करना ये कॉम्बैट एक्सेसरीज नहीं है। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले सीन चेंज होता है और हमें एक रैबिट को दिखाते हैं जो कि किसी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसके सामने एक बुल्फ आकर मरकर गिर जाता है और हमें पता चलता है कि लिन अब लेवल 3 पर पहुंच चुका है। वो हंसते हुए कहता है कि ये स्पीड सच में काफी ज्यादा अच्छी है, जैसा कि मुझे लगा था, और इसी तरीके से कुछ और बुल्फ को मारकर मैं लेवल 4 पर आ जाऊंगा। पर उसे अपने पीछे से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आती हैं, जो सुनकर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है वो कहता है कि ये बिल्कुल वहीं पर है। और वो पीछे से उन झाड़ियों को हटाकर डिसेंडेंट ऑफ बुल्फ किंग को देखता है, जो कि लेवल 5 का मॉन्स्टर था। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये बुल्फ किंग का एक रूलर है और गेट के एक हिडन बॉस होने की वजह से बुल्फ किंग को टेक्स्ट बुक्स में एक टैबो की तरह बताते हैं, क्योंकि उसको टारगेट करने के लिए कई सारे गिफ्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ तक उसकी वजह से कई सारी इंजरीज हो जाती है और कई बार तो डिसेबिलिटीज भी, और कई बार कई सारे हीरोज को तो उसके द्वारा बहुत बुरी तरीके से काटा गया है। और इसी वजह से अकेडमी ने इस एरिया को फॉरबिडन लैंड कंसीडर कर दिया था। और यहाँ पर कई सारे वाइल्ड बुल्फ्स हैं जो कि बुल्फ किंग को हमेशा घेर कर खड़े होते हैं, पर असल में बाकी दूसरे नॉर्मल एनिमल्स की तरह वो कई बार कन्वीनियंट प्लेस ढूंढने के लिए उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। और कई बार उनके लिए ये जरूरी नहीं होता कि जैसे उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं वो तुरंत ही अपने लेयर के अंदर चले जाएं। इसी वजह से वो आसपास के एरिया के अंदर ऐसे ही घूमते रहते हैं, पर फ्रिक्वेंटली उनका इस तरीके से उसे छोड़कर जाना काफी ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जिनसे मैं एक एक करके उन्हें यहाँ पर हरा सकता हूँ। और इसी वजह से ये बुल्फ्स मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छे ब्लड बैग की तरह इस्तेमाल होंगे। एक बार मेरा एक्सपीरियंस लेवल 4 तक पहुंच जाए उसके बाद मैं अकेला ही जाकर बुल्फ किंग का सामना करूंगा, क्योंकि इस तरीके से बुल्फ किंग के जो अंडरलिंग्स है वो केवल थोड़े बहुत ही बचेंगे और मेरा लेवल धीरे धीरे कर केवल बढ़ता ही जा रहा है। और हमें पता चलता है कि कुछ ही समय के बाद लिन ने एक एक कर कई सारे बुल्फ्स को यहाँ पर मार दिया था, जिसकी वजह से अब उसका लेवल 4 पर पहुंच जाता है। जैसे ही बुल्फ किंग लिन को वहाँ पर नोटिस करता है तो वो कहता है तो तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो अपने स्किल को उसके ऊपर इस्तेमाल करने वाला था। पर साथ ही वो कहता है तो चल बुल्फ किंग इस फाइनल गेम को यहाँ पर शुरू करते हैं। हमें उसके स्टेट्स दिखाते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा हाई थे। ये देखकर वो कहता है कि इसकी टेरिफाइड अमाउंट ऑफ हेल्थ और अटैक एट्रीब्यूट्स अगर इनको नॉर्मल वाइल्ड बुल्फ से कंपेयर किया जाए तो ये उससे 50 गुना ज्यादा है। अगर कोई न्यू चैलेंजर आकर इसका सामना करने की कोशिश करता है तो वो आसानी से या तो मारा जाएगा या फिर मरते दम तक बिल्कुल किसी खिलौने के साथ ये इसके साथ खेलेगा। पर जब बुल्फ किंग उसके ऊपर अटैक करता है तो वो कहता है कि पर फिर भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अटैक की वजह से यहाँ पर लिन की हेल्थ बढ़ रही थी। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान था और वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसके ऊपर रेगुलर अटैक किया जा रहा था। ये देखकर लिन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मेरी मसल्स और बोन पहले से और भी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रेगुलर उसके ऊपर स्क्रैचेस पर स्क्रैचेस दिए जा रहा था और वो कहता
है कि सच में गॉड लेवल टैलेंट को ऑब्टेन करने की वजह से तुम्हारे अटैक्स केवल मेरे रिसोर्सेज को यहाँ पर रिप्लेनिश कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करते रहे तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर बड़े ही आसानी से तुम्हें मार सकता हूँ। और इसी तरीके से उसके ऊपर लगातार अटैक करने की वजह से अब वुल्फ किंग भी थक गया था। और जैसे ही उसका यहाँ पर हीलिंग टेक्निक कूल डाउन हो जाती है वो कहता है कि अब ये खत्म हुआ। और जैसे ही वो अपनी स्किल को उस वुल्फ किंग के ऊपर इस्तेमाल करता है उसकी हेल्थ काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर गिरने लगी थी। पर वुल्फ किंग काफी गुस्से में अपने बेसिक अटैक क्लॉ स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है। ये देखकर लिन भी काफी हैरान था और वो सही समय पर उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर जाता है। ये देखकर वुल्फ किंग अब काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि यहाँ पर अब वो पीछे हट रहा था। और वो कहता है कि तुमने इसे ढूंढ लिया, पर ये काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि इस चीज के लिए तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। वुल्फ किंग अपने स्किल बेजर्क मोड का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके एट्रीब्यूट्स पहले से और भी ज्यादा बढ़ गए थे। लिन कहता है कि अगर यहाँ पर कई सारे वुल्फ का पैक होता तो शायद मुझे यहाँ पर कुछ और इफेक्ट देने की जरूरत पड़ती, पर ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है कि तुम यहाँ पर केवल अकेले हो। इसलिए जैसे फिर से उसका हीलिंग कूल डाउन होता है वो कहता है कि अब इसे खत्म करते हैं। और उसे यहाँ पर इस्तेमाल करने की वजह से आसमान को छूते हुए बीम यहाँ पर गिरती है और वुल्फ किंग यहाँ पर मारा जाता है, जिससे लिन को 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे और साथ ही अब वो लेवल 5 पर आ गया था। और साथ ही उसे ब्राउन चेस्ट लोअर ट्रायल का रिवॉर्ड भी मिला था। और साथ ही यहाँ पर 30 वाइल्ड वुल्फ को भी मारने की वजह से जो उसका रेट था उसे अपग्रेड कर ट्रिपल एस रैंक का बना दिया जाता है, इसलिए उसे एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी मिला था। ये देखकर वो कहता है अगर ये चीज एक फैक्ट है कि एक रिवर्सल हीलिंग स्किल को किसी भी डैमेज स्किल से कंसीडर नहीं किया जा सकता तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी भी ट्रिपल एस रैंक की रेटिंग को अचीव कर पाता। सभी लोगों के सामने ये चीज जैसे ही अनाउंस की जाती है सभी लोग ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि आखिर वो कौन है और आखिर उसके पास किस तरीके का टैलेंट जो कि हमारे क्लास के अंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर हिस्ट्री को विटनेस किया है, जल्दी से कोई इसकी फोटो लो। प्रिंसिपल भी हैरान थे और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इस गेट के अंदर किसी ने ट्रिपल एस रैंक को अचीव किया है और साथ ही जितने भी हिडन क्वेस्ट अचीवमेंट थी उन सभी को भी। ये केवल मेरा इंप्रेशन है, पर लिन ही था जिसने अकेले ने हिम्मत करी थी जो कि फॉरबिडन लैंड के अंदर जा सके। पर उनका साथी कहता है कि ये चीज आखिर पॉसिबल भी कैसे हो सकती है क्योंकि ट्रिपल एस रैंक की रेटिंग को अचीव करने के लिए उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं लेना होता, पर आखिर एक अकेला लड़का ऐसा कैसे कर सकता है वो भी बिना जरा सा डैमेज लिए। मॉन में ट्रिपल एस रेटिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और वो कहती है कि मैं केवल ए रैंक के लेवल को ही अचीव कर पाई थी, इसके बाद भी मैं काफी ज्यादा खतरे में थी। मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि आखिर हमारी क्लास में से ऐसा कौन ग्रेट मास्टर है जिसने ऐसा किया है और आखिर लिन वहाँ पर कैसा कर रहा होगा। और अंदर लिन जस्टिस को देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा लकी था, तो चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। वो जैसे ही चेस्ट को खोलता है सिल्वर ट्रायल के अंदर से उसे एक स्किल बुक मिलती है जिसका नाम डिवाइन हीलिंग था। उसे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिले थे और साथ ही सिल्वर ट्रायल की शेडो डैगर भी। वो उन दोनों ही चीजों को रख लेता है और वो शेडो डैगर को देखता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल वेपन था, पर वो उसके कोई भी काम का नहीं था। पर जो डिवाइन हीलिंग था वो उसे यहाँ पर सीख जाता है और रिवर्सल के लगने की वजह से कैटास्ट्रॉफी डिसेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसकी वजह से 10 मीटर के रेडियस में जितने भी इसके दुश्मन होंगे उन्हें 100% का रिड्यूस लगेगा और साथ ही उनकी हेल्थ 20 HP पर सेकंड गिरती चली जाएगी। ये देखकर वो कहता है कि इसका कूल डाउन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लंबा है और ये काफी ज्यादा माना को भी कंज्यूम करता है, पर अर्ली स्टेज में ये केवल एक छोटी सी प्रॉब्लम है। फिर वो इस स्किल को इस्तेमाल कर देखता है जिसका बस्ट काफी ज्यादा ओपी था। ये देखकर वो कहता है कितना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ डैमेज, ये तो अर्ली स्टेज का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप अल्टीमेट मूव होगा, इससे तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास के मेज को भी आसानी से सरपास कर सकता हूँ। और बात रही डैगर की तो मैं उसे सीधे जाकर सेकंड जनरेशन के किसी भी अमीर इंसान को बेच सकता हूँ। इसकी वजह से अब मुझे मेरे अंकल आंटी के ऊपर पैसे के लिए और रिलाई करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो मेरे लिए बहुत कुछ पहले ही कर चुके हैं। जिसके बाद वो 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को देखता है जिसको देखकर वो कहता है यही मेरा रियल प्रॉफिट है, क्योंकि इस तरीके के फ्री सोर्स एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। एक हिस्से के 2 हिस्से लेवल अप होने के बाद ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं जिससे हमें अलग तरीके के टास्क मिलते हैं। हम लोग सीक्रेट रियल्म के गेट्स को यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं और केवल इसी तरीके से हिडन चेस्ट्स को ऑब्टेन किया जा सकता है। ये मेरा पहला डंजन था जिसके अंदर से मेरी एविक्यूएशन एस लेवल की थी और मेरे एट्रीब्यूट्स रिवॉर्ड भी पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और इसके अलावा मैंने ट्रिपल एस रैंक को भी अचीव किया है और साथ ही मुझे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स एडिशनल मिले हैं और जो मुझे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं मैं सभी को अपने इंटेलिजेंस के ऊपर अलाउंस कर देता हूँ। मैं लिन आज और अभी से सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली मैजिक आउटपुट, सबसे ज्यादा खतरनाक और तबाही मचाने वाला प्रीस्ट हूँ। अब गेट जैसे ग्लो करने लग जाता है। एक लड़का कहता है कि लगता है कि कोई वहाँ से आ रहा है। एक लड़का कहता है कि जरूर वहाँ से एक एस ट्रायल की
रो टीम वहाँ से निकल कर आ रही है। सभी लोग उसको देख रहे थे पर लेन अकेला वहाँ से निकल कर आता है, जो देखकर कहते कि रुको, अकेला लेन यहाँ पर आया है। लेन काफी ज्यादा कंफ्यूज था। सभी लोग कहते हैं मुझे लगता है कि अभी और भी चीजें सेटल करना जरूरी होंगी। मैं सच में वो रिच हिडन रिवॉर्ड देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। पर तभी मोमो उसके पास आ जाती है, जो कि लेन से कहती है कि जल्दी बताओ ये तुम ही हो ना। वैंग कहता है कि तुम इसके बारे में सोच रही हो मोमो, तुम इसको कुछ जरूरत से ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही हो। अगर मुझे अच्छी तरीके से याद है तो वो अंदर अकेला गया था, मैंने सही कहा ना। तो ये यहाँ पर बिल्कुल खाली हाथ ही आएगा। और ये बोलकर वो यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगा था। पर लेन अपने पास से वही सिल्वर ट्रेड का डैगर निकाल कर उससे कहता है क्या तुम लोगों का कोई ऐसा दोस्त है जिसने असैसिन क्लास को स्विच किया हो? मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी का वेपन है जिसे मैं यहाँ पर ऑफर कर रहा हूँ, अगर कोई इस चीज में इंटरेस्टेड है। सभी लोग ये देख कर हैरान थे कि उसके पास यहाँ पे एक सिल्वर ट्रेड का इक्विपमेंट था। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मुझे चाहिए। कोई कहता है कि 10,000, कोई कहता है कि 20,000, कोई कहता है कि मैं यहाँ पर 50,000 देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये देखकर सोचता है कि 50,000 इस प्लेटिनम वेपन के लिए काफी ज्यादा अच्छा वर्थ रखता है, इसलिए वो काउंट करना चालू करता है कि 50,000 एक, 50,000 दो। पर तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि 1 लाख। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि 1 लाख अलायंस कॉइन। और वो बताता है कि एक एवरेज फैमिली की टोटल इनकम जो कि साल भर में होती है वो केवल 10,000 अलायंस कॉइन होती है। अगर इसे 1 लाख कॉइन के साथ कंपेयर किया जाए तो वो फैमिली आराम से 10 साल तक बैठकर खा सकती है। ये तो सच में प्राइस आसमान छूने वाला है। लेकिन ये देखकर काफी ज्यादा खुश था और वो कहता है कि 1 लाख सच में काफी ज्यादा हाई प्राइस है, पर फिर भी एक प्लेटिनम डैगर के लिए ये कीमत कुछ ज्यादा खास नहीं है। पर वो कहता है कि ठीक है और वो डील को एक्सेप्ट करके उस लड़की को ये डैगर दे देता है। पर कई सारे लोग अब उसके पास आकर उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन से लेवल पर है। वो पूछते हैं कि आखिर उसने यहाँ पर कौन से लोगों के साथ टीम अप किया था और आखिर वो अकेले ही इस डंजन के अंदर लेवल 5 तक कैसे पहुँच सकता है, और साथ ही उसने यहाँ पर SSS रैंकिंग को आखिर किस तरीके से अचीव किया। पर तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि इस बच्चे ने किसी के साथ भी टीम अप नहीं किया था। इसका तो यही मतलब है कि इसने ये सब अकेले किया है। पर पीछे से आते हुए टीचर उससे कहते हैं कि ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, कोई अकेला ये सब अचीव नहीं कर सकता। जरूर उसने डंजन के अंदर जाने के बाद किसी टीम को ढूंढकर उसके साथ टीम अप कर लिया होगा, वरना क्या ये चीज मुमकिन भी हो सकती है कि कोई SSS रेटिंग को न्यूबी डंजन के अंदर जाकर अचीव कर सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट ही अकेले की होती है और उसमें कोई भी डैमेज नहीं लेना होता। अभी के जितने भी टॉप ट्रायल्स प्रोफेशनल्स हैं उनमें से किसी ने भी न्यूबी स्टेज के अंदर कभी भी इस चीज को अचीव नहीं किया था। सभी लोग लिन की तारीफ कर रहे थे और उसको घेर कर खड़े हुए थे, जिसकी वजह से वैंग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसके दोस्त यहाँ पर उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। वैंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पर कैसे न कैसे करके चीटिंग करी होगी, वरना इसके जैसा कोई लो लेवल का प्रीस्ट आकर ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। उसके दोस्त कहते हैं कि बिल्कुल उसको देखकर ही ऐसा लगता है, जरूर वो अंदर जाकर थोड़ा बहुत लकी होगा। चलो हम उसे काफी ज्यादा अच्छा सबक सिखाएंगे जब भी हमें अगला मौका मिलेगा। जिसके बाद प्रिंसिपल उन लोगों से कहते हैं कि ठीक है स्टूडेंट्स, तुम लोगों के टेस्ट को यहाँ पर कंसिडर कर लिया गया है और आज से तुम लोग अब कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहे हो, बल्कि ट्रेनी हंटर्स बन चुके हो जिनके पास काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज है। और आज से 30 दिनों के बाद, जैसा कि तुम सभी जानते हो, तुम सभी अपनी जिंदगी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट एक्सपीरियंस करने वाले हो, द प्रोफेशनल टेस्ट, जिससे तुम भविष्य में फिर से एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाओगे या फिर एक हीरो जो कि इंसानियत के लिए मॉन्स्टर से लड़ेगा। ये पूरी तरह से तुम्हारे 30 दिन के असाइनमेंट के ऊपर परफॉर्म करता है, इसलिए इस महीने के अंदर जितने भी लो लेवल के गेट है उनका काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो और एक महीने के अंदर अंदर लेवल 10 तक पहुंच जाओ। लिन कहता है कि जो प्रोफेशनल टेस्ट होता है वो टीम्स के अंदर लिया जाता है और सबसे ज्यादा जरूरी टीम का कोऑर्डिनेशन होता है, जिससे स्कोर भी सेट होता है। पर जो मेरा कोऑर्डिनेशन पार्टनर है वो पहले से ही डिसाइडेड है। साथ ही वो मोमो के बारे में आगे कहता है कि उसके हर दिन के अजीब तरीके के अपीयरेंस को देखकर धोखा मत खा जाना, वो असल में एक ऐसी है जिसको सबसे ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। वो काफी ज्यादा शांत रहती है, सिंपल माइंडेड है और वो ज्यादातर अपने ट्रू नेचर को छुपाने की कोशिश नहीं करती। और अब भले ही उसने काफी ज्यादा पावरफुल टैलेंट को अवेकन कर लिया है, पर फिर भी मुझे उसकी हर खतरे से रक्षा करने की जरूरत है। वैसे भी यही तो एग्रीमेंट हुआ था अंकल आंटी और मेरे बीच में, जैसा मेरे साथ हुआ था। मैं कभी नहीं चाहता कि वैसा समय फिर से किसी और के साथ आए। इसलिए वो मोमो के पास आकर उससे कहता है कि हम आज रात का खाना यहाँ पर स्किप कर देते हैं और चलो हम लोग वाइल्डनेस गेट की तरफ चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों स्टोन क्यूब डंजन के सामने आ जाते हैं, जिसका लेवल 3 से लेवल 6 के बीच का था, और उनसे डिफिकल्टी पूछी जाती है नॉर्मल या फिर हार्ड। तो लिन यहाँ पर हार्ड को चुनता है और बताता है कि किसी भी गेट को चैलेंज करने के लिए उसकी डिफिकल्टी को सिलेक्ट करना जरूरी होता है और
डिफिकल्टीज लेवल के साथ बढ़ती चली जाती है। जितनी ज्यादा मुश्किल डिफिकल्टी होगी उतनी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स आएंगे, उनको क्लियर करने के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी और इसके अलावा और भी कई सारे प्रैक्टिकल्स की जरूरत होगी जिससे हमें काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सके। पर जो न्यूबी के गेट्स होते हैं वो केवल 3 लेवल के अंदर ही डिवाइड होते हैं, नॉर्मल, हार्ड और नाइटमेयर। पर जो स्टोन के न्यूबी डंजन है उसके अंदर केवल 2 ही डिफिकल्टीज है, नॉर्मल या फिर एक हार्ड डिफिकल्टी। मोमो कहती कि भले ही ये न्यूबी डंजन है पर फिर भी हार्ड डिफिकल्टी लेवल रेट करना जिससे हम लोगों को ट्रिपल एस रेटिंग मिल सके। तो वो कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि नो डैमेज ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें होल्ड बैक करूं। तो वो कहता है कि इस डंजन के अंदर एक स्किप क्लास मेथड है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब हम लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। वो बताता है कि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उनके डंजन के अंदर फिक्स्ड होते हैं और मैंने कुछ ऐसा डाटा ढूंढ निकाला है जो कि सीनियर्स ने छोड़ दिया था और उसके अंदर अच्छे से रिसर्च करने के बाद मुझे अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि आखिर किस तरीके से किसी स्किप क्लास को निकाल सकते हैं और रिजल्ट के अकॉर्डिंग स्किप क्लास करना काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर मोमो काफी ज्यादा हैरान थी और कहती है कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। ऐसा लगता है कि सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट किया गया है, वो भी अपने खुद के विचारों से। पर असल में मैं हमेशा से ये चीज जानती थी कि लिन अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को हमेशा छुपा कर रखता था। उसने काफी लंबे समय पहले से चीजों के ऊपर रिसर्च करना चालू कर दिया था और कई सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर रिसर्च कर उनका कैलकुलेटिव डाटा भी निकाल लिया था। पर यहाँ तक जो थ्योरिटिकल एग्जाम था उसमें वो बड़ी मुश्किल से पास हो पाया था, जिसकी वजह से सभी लोगों को ऐसा लगता था कि उसे बुली करना काफी ज्यादा आसान है। लिन कहता है क्या करता हूँ दिन में सपने क्या देख रही हो, चलो चलते हैं। वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ और वो कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे चलकर एक हीरो बनेगा जो कि इस दुनिया की रक्षा करेगा। अब जैसे ही वो दोनों स्टोन केव के अंदर आ जाते हैं उन दोनों की कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। मोमो वहाँ के क्रिस्टल्स को देखकर कहती है कि ये सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। पर लिन उससे कहता है कि ये एक जंगली डंजन है, ये उस प्रीवियस डंजन से सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और सिस्टम बताता है कि उनकी टीम के अंदर कम मेंबर्स है जिसकी वजह से उन्हें दूसरी टीम के साथ फोर्सफुली यहाँ पर मैच किया जा रहा है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान था और कहता है कि सच में हमें यहाँ पर दूसरी टीम के साथ फोर्सफुली मैच किया जा रहा है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि हम अकेले यहाँ पर मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करेंगे। पर जो कंपटीशन होगा उसके लिए मुझे काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तभी पीछे से एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हमें वैंग और उसके कई सारे साथियों को दिखाते हैं। पर वैंग की हालत एक धमाके की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी नाक फूटने की वजह से उसमें से खून आ रहा था। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके के स्मॉल बॉब्स हम सभी को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। इस जंगली डंजन का जो डेंजर लेवल है वो हार्ड है और इसकी डिफिकल्टी मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा है। इसकी वजह से वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। पर तब लिन और मोमो वहाँ पर आ जाते हैं तो वैंग उसको देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज हमारे यहाँ पर लड़ने में मदद करो, क्या तुम ये भूल चुके हो कि हम लोग अकेडमी में एक साथ थे। पर लिन गुस्से में उससे कहता है कि अकेले जाकर से लड़ते रहो। ये देखकर वो कहता है कि तुम कमीने प्रीस्ट कहीं के, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। पर वो मोमो को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो मोमो से याद रखने का कहता है कि ये स्कॉर्पियंस पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं और इसके अलावा ये केवल फाइटर्स हैं जो कि लॉन्ग रेंज अटैक नहीं कर सकते, इसलिए हम जो चाहे ऐसा कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम मेरा पीछा करती हो और मेरे कमांड्स को फॉलो करती हो तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि तुम स्कॉर्पियन से कभी भी पॉइजन नहीं हो जाओगी। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है और लिन हंसते हुए आगे कहता है कि एक और चीज, ये साउंड की तरफ काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और जैसे ही उन दोनों के सामने एक काफी ज्यादा बड़ा सा स्कॉर्पियन आता है वो उसके ऊपर अपनी रेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी एचपी बहुत ज्यादा गिर जाती है। ये देखकर मोमो हैरान हो गई थी और वो कहती है तो क्या यही तुम्हारा टैलेंट है जिसकी वजह से तुम्हें ट्रिपल एस लेवल रेटिंग मिली थी। पर वो अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का कहता है कि जो स्किप क्लास के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए हमें एक यूनिक रूट को यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत है जिससे हम जितने भी मॉन्स्टर्स है उस सभी की अटेंशन को यहाँ पर अवॉइड कर सकें और फिर इस डंजन के अंदर बग ढूंढना है। और ये कहकर वो एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर तालाब था और वो कहता है कि अब हमें यहाँ पर जितने भी पानी से डरने वाले मॉन्स्टर्स है उन सभी को इकट्ठा करना होगा। इस स्प्रिंग से इंसान को कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए हम लोग इसका पानी भी पी सकते हैं। जिसके बाद लिन उस पानी के अंदर कूद जाता है। ये देखकर मोमो काफी हैरान थी पर फिर वो उसका पीछा करते हुए पानी में कूद जाती है और दोनों के दोनों तैर कर पानी के बीच में आ जाते हैं। लिन ने एक छोटे से पत्थर को उठा लिया था जिसको देखकर वो अपनी लाल आंखों के साथ उसे जोर से जमीन पर पटकता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा साउंड वेव्स निकलते हैं जो कि पूरे पानी में फैल गए थे और साथ ही हाँ पूरी की पूरी केव के अंदर, जिसकी वजह से हमें कई सारी लाल आंखें दिखाते हैं क्योंकि जितने भी स्कॉर्पियंस थे उन सभी की अटेंशन इसके ऊपर आ चुकी थी। और दूसरी तरफ जहाँ पर वैंग की टीम के सामने भी कई सारे स्कॉर्पियंस थे उनका ध्यान भी इस चीज के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से वो सभी भी यहाँ से जाना चालू कर देते हैं। ये देखकर वैंग कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और देखते ही देखते जितने भी स्कॉर्पियंस थे उन सभी ने उस पॉन्ड को यहाँ पर घेर लिया था। सब के सब उसके आसपास खड़े हुए थे पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। और साथ ही लेवल 6 का स्कॉर्पियन किंग भी था जो कि वहाँ
पर खड़ा हुआ था। ये देख लिन उससे कहता है आ जाओ और मुझे पकड़ लो, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लिन कहता है अगर तुम यहाँ पर नहीं आ सकते तो अगली बारी मेरी होगी। और वो अपने काफी ज्यादा पावरफुल स्किल को इस्तेमाल करता है जो देखने में बिल्कुल किसी स्केलेटन की तरह लग रहा था, और इसकी वजह से उसने एक ही बार में कई सारे स्कॉर्पियंस को मार दिया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गए थे। वैंग और उसके सभी साथी ये देख हैरान थे और कहते हैं आखिर एक प्रीस्ट के पास इतना ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट कैसे हो सकता है। हमें एक स्कॉर्पियन से लड़ने में ही काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, पर इसका एक कंबाइंड इफेक्ट ही हमारी पूरी टीम को एक ही बार में हरा सकता है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे एक स्लेश है वो भी चमक रहा हो। आखिर किस तरीके का मॉन्स्टर है जिसको हमने यहाँ पर प्रोवोक कर दिया। पर वैंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये वही है जिसने वो रिकॉर्ड तोड़ा था? क्या सच में वो यही है? मोमो भी अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि बाकी सभी को मैं संभालती हूँ। जैसे ही वो अपने आइस स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उनको यहाँ पर मारती है, और उसने भी यहाँ पर 50 से भी ज्यादा स्कॉर्पियंस को मार दिया था, जिससे उसे भी काफी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे। वो लेवल अप हो गई थी, जो देखकर वो हैरान थी और कहती कि मैं इतनी ज्यादा जल्दी लेवल अप हो गई। और ऐसे ही कुछ देर लड़ने के बाद लिन उससे कहता है कि अब हमें स्कॉर्पियन किंग को यहाँ पर हराना होगा। स्कॉर्पियन किंग गुस्से में अब पानी के अंदर आ गया था, जो देखकर लिन कहता है कि जैसा कि इसका नाम है पॉइजन स्कॉर्पियन किंग, ये सच में अपने पानी के अंदर के डर को रेजिस्ट कर सकता है। मोमो अपने आइस स्किल से उसको हिट करने की कोशिश करती है, पर उससे केवल उसको 10 का ही डैमेज मिल रहा था। ये देखकर वो कहती है कि केवल 10 पॉइंट्स। क्या सच में स्कॉर्पियन किंग का जो डिफेंस है वो इतना ज्यादा टेरिफाइंग है? आखिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक भी गलती करी तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। पर लिन उससे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, जो उसका वीक पॉइंट है वो उसका लाइफ कोर है, जो कि उसके दूसरे एब्डोमेन में है। हम लोग उसे हरा सकते हैं। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले स्कॉर्पियन किंग उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो इसे डॉज करते हुए पीछे की तरफ सरकते हुए आ गए थे, और लिन ने मोमो को यहाँ पर बचा लिया था, और वो एक पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। और वो मोमो से कहता है कि इसी तरीके से फुट होल्डर्स बनाते रहो। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। लिन अपनी रेड टेक्निक से फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा माइनस तो लगा था, पर स्कॉर्पियन किंग के ऊपर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। स्कॉर्पियन काफी ज्यादा गुस्से के साथ फिर से लिन के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर वो कहता है कि अब समय हो चुका है, अपने आइस स्किल का इस्तेमाल करो। और जैसे स्कॉर्पियन किंग एक अटैक करता है, ये देखकर वो कहता है कि वो केवल अपनी बॉडी को इस स्किल को इस्तेमाल करते ही समय उठाता है, इसलिए वो जो उसका एब्डोमेन था उसको यहाँ पर रिवर्सल की वजह से और भी ज्यादा वीक कर देता है, और उसके ऊपर अपनी रेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके बीच में छेद हो गया था। उसे यहाँ पर 1000 का डैमेज मिलता है। मोमो भी ये देखकर हैरान थी, और उसने यहाँ पर स्कॉर्पियन किंग को मारकर 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट को कमा लिया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर गोल्डन ट्रेजर चेस्ट मिलता है, और साथ ही 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी। और इसके अलावा उसने लेवल अप भी कर लिया था। डंजन क्लियर हो जाने की वजह से मोमो और लिन वहाँ से जाने वाले ही होते हैं, पर तभी वैंग वहाँ पर आ जाता है, और वो तीनों उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाना चालू कर देते हैं, और रोते हुए कहते हैं कि आज की रात हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग तुम्हारे एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। और वैंग कहता है कि मेरे लॉर्ड, मेरे ग्रेटिट्यूड को यहाँ पर एक्सेप्ट करो। पर लिन उन तीनों से कहता है कि जो भी तुम तीनों ने यहाँ पर देखा है वो केवल अपने तक ही रखना। अगर तुमने जरा सा भी किसी को बताने की कोशिश करी तो इसकी वजह से कंसिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहना। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों ही टेलीपोर्टेशन स्पेस के अंदर थे, जहाँ पर लिन कहता है तो चलो अब इसको यहाँ पर खोलते हैं, जिससे कोई और इसे यहाँ पर ना देख सके। और जैसे ही वो उस गोल्डन ट्रेजर चेस्ट को यहाँ पर खोलते हैं तो मोमो उसके अंदर से कई सारे रिवॉर्ड्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, जैसा कि एक स्किल बुक, पॉइजन बबल्स, एक डिवाइन रैंक का इक्विपमेंट विंड बूट्स, एक सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट हंटिंग सोर्ड, दूसरा सिल्वर रैंक का इक्विपमेंट एम्बर रिंग, और इसके अलावा 5 स्टेट पॉइंट्स भी। ये देखकर वो कहती कि 5 स्टेट पॉइंट्स वो भी फ्री में। अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो। जिसके बाद उन सभी के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा हाई थे। ये देखकर वो हैरान होते हुए कहती है गोल्डन रैंक ट्रेजर सच में ये काफी ज्यादा है। लिन बताता है कि गोल्डन रैंक इक्विपमेंट के अंदर 2 पीस भी होना काफी ज्यादा बड़ा ट्रेजर माना जाता है, पर यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेजर तो ये सिल्वर रैंक का रिंग है। और भले ही ये एम्बर रिंग एक सिल्वर रैंक की है, पर ये कूल डाउन टाइम को रिड्यूस कर सकती है। अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये एक फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट की तरह है, और अगर इसको एक ऑप्शन के अंदर रखा जाए तो ये मिलियंस ऑफ अलायंस कॉइन के अंदर सोल हो सकती है। जिसके बाद लिन जो स्किल बुक होती है वो एक मेज के लिए थी, इसलिए उसे भी वो मोमो को दे देता है। पर वो कहती है कि ये गोल्डन रैंक स्किल बुक है, पर मैं पहले ही आइस को इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और एक बार अपने स्किल स्टेट को सेलेक्ट करने की वजह से मैं केवल आइस एट्रीब्यूट के स्किल्स को ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरे स्किल्स के साथ बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं हूँ। पर तभी उसने अब अपने हिडन टैलेंट को अवेकन कर लिया था, 5 एलिमेंट मास्टर।
मास्टर और उसने यहाँ पर 2 टैलेंट को भी पोजेस कर लिया था। ये देखकर वो हैरान थी और कहती है क्या 5 एलिमेंट मास्टर, पर आखिर ये क्या है? आज से पहले मैंने कभी भी किसी को हिडन टैलेंट को अवेकन करता हुआ नहीं देखा। ये देखकर कहता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें और स्किल बुक की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी दूसरे एलिमेंट के स्किल बुक्स को भी यहाँ पर कलेक्ट कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गैदर अचीव होगा। मुझे लगता है कि तुम इसे दूसरे मेजेस के सामने एक एडवांटेज की तरह देख सकती हो। ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड होगा। ये सुनकर वो कहती है कि ट्रम्प कार्ड, तो अब चलो यहाँ से चलते हैं। पर फिर वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि आखिर तुमने वो 5 स्टेट पॉइंट्स अपने पास क्यों रखे, मुझे भी कुछ दो। पर वो कहता है कि जो मेरा रास्ता है वो मेरा रास्ता है, उसे तुम सूट नहीं करोगी। ये सुनकर वो कहती है चलो ठीक है। पर जैसे ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो सभी लोग उन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। वो मोमो को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और कहते कि वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। पर वो सभी लिन के बारे में कहते कि आखिर उसके साइड में खड़ा हुआ कौन है, वो तो सच में काफी ज्यादा अजीब सा इंसान लग रहा है। पर लोगों को उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता था कि उसने SSS ग्रेड के रेटिंग को अचीव किया है। ये जानकर कई सारे लोग कहते हैं कि ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और ऐसे ही और भी कई सारी बातें होती हैं और साथ ही शैडो डैगर को भी 1 लाख के अंदर भेज दिया गया था। पर तभी अचानक ही वहाँ पर एक कार आकर खड़ी हो जाती है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये कार सच में काफी ज्यादा फैंसी थी और काफी ज्यादा महंगी भी। उसके अंदर से एक लड़का निकलता है जो कि जाओ से कहता है अच्छा तो ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था। ये तो जंगली डंजन में जितनी दिख रही थी उससे भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो उसका साथी कहता है आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों कहता। मोमो लिन का हाथ पकड़कर कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। वो कहता है कि आखिर क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे इस तरीके के लोग काफी ज्यादा बुरे लगते हैं। और साथ ही वो इस लड़के के बारे में बताती है कि उसने इसके बारे में सुना रखा है कि वो एक काफी ज्यादा बड़ी फैमिली से आता है, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है और इसके अलावा डंजन्स के बाहर जाकर गदर करता है। और इसकी जो डेली हॉबी है वो लड़कियों के साथ खेलना है, जो कि काफी ज्यादा गरीब घर से आती हैं। इसलिए वो कहती है कि काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग इंसान है। पर तभी वो लड़का मोमो को रोक लेता है। ये देखकर वो डर जाती है और वो कहता है प्यारी खूबसूरत सी लड़की, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरा नाम हांग सो फेंग है। सभी लोग हुएंग के बारे में सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में कई सारी बातें करना चालू कर देते हैं। सभी लोग फेंग के बारे में कई सारी बातें कर रहे थे, कुछ अच्छी थी कुछ बुरी। ये देखकर फेंग कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर अटेंशन क्रिएट कर ही लेता हूँ। पर मोमो लिन को आगे करते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, पर मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर लिन थोड़ा कंफ्यूज था। इसकी वजह से फेंग को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या। साथ ही वो सोचता है कि इतने ज्यादा प्यारे से फूल के साथ आखिर ये बेकार सी गाय क्या कर रही है। पर लिन उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा इस्तेमाल कर रही हो एज ए शील्ड, मुझे लगा था कि तुम इसे जानती हो। पर फेंग लिन को धक्का देते हुए कहता है कि साइड में हो जाओ। पर लिन यहाँ पर उसके हाथ को झटकार देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और कहती है तुम्हारे जैसे एक लूजर की मुझे हिट करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच को बनाकर वॉरियर स्किल चार्ज को इस्तेमाल करता है। पर जैसे ही वो अटैक लिन को लगता, लिन अपने रिवर्सल स्किल को यहाँ पर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से फेंग को ही एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच लगता है और उसकी हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। वो आकर जमीन पर गिर गया था और दर्द में करारने लग जाता है। वो कहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है, आखिर तुमने यहाँ पर मेरे साथ किस तरीके की घटिया ट्रिक खेली है। पर लिन इनोसेंट बन गया था और वो कहता है क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सभी लोग यहाँ पर देख रहे थे। वैसे भी मेरी क्लास एक प्रीस्ट की है। सभी लोग ये देख हैरान थे और कहते कि आखिर यहाँ पर इसको क्या हुआ, अचानक से वो नीचे कैसे गिर गया। वैसे भी लिन एक प्रीस्ट है तो उसके पास तो कोई भी डैमेज स्किल है ही नहीं। पर मोमो इसके बारे में समझ रही थी, इसलिए फेंग गुस्से में फिर से उसके ऊपर अपने स्किल चार्ज का अटैक करता है। पर फिर से उसकी छाती में एक जोरदार दर्द होने लग गया था और वो फिर से जमीन पर रोते हुए कहता है कि तुमने फिर से मेरे साथ वही सब खेला है। और वो जमीन पर रोते हुए कहता है कि तुमने फिर से मेरे साथ घटिया गेम खेला है। लिन सोचता है कि मैं बस यहाँ पर अपने हीलिंग रिवर्स को एक्सपेरिमेंट कर देख रहा था, पर देखकर ऐसा लगता है कि जो टारगेट को डैमेज मिलता है उसकी वजह से उसे यहाँ पे एक नेगेटिव इफेक्ट भी मिलता है। साथ ही वो फेंग के बारे में कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कमजोर निकला, मैंने तो अभी अपनी आधी ताकत को भी इस्तेमाल सही से नहीं किया। फेंग गुस्से में कहता है कि अगर सच में तुम्हें इतनी ज्यादा गट्स है तो मुझे यहाँ पर रिलीज करो। तुम्हारी आंखें यहाँ पर मुझसे फाइट करते समय अपने स्किल्स को इस्तेमाल करने की हिम्मत भी कैसे हुई, अब तुम्हें इसकी वजह से पछताना होगा। अगर तुम अभी भी अपने घुटनों के बल बैठकर मेरे पापा से माफी मांगते हो तो शायद वो तुम्हें यहाँ पर माफ कर देंगे। पर तभी जाओ वहाँ पर आते हुए उससे कहता है कि फाइटिंग के समय स्किल्स को इस्तेमाल करना फॉरबिडन होता है। साथ ही वो सोचता है कि एक प्रीस्ट जो कि तुरंत ही यहाँ पर डिफेंड कर पा रहा है अपने मोटी स्किन से, वो भी फेंग के काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इक्विप्ड होने के बाद भी। सभी लोग उसके बारे में जो पीछे बातें कर रहे थे, जाओ ये सुनकर काफी हैरान था और कहता है कि आखिर ये इंसान है कौन। इसलिए वो आगे आकर लिन से माफी मांगते हुए कहता है
आगे आकर लिन से कहता है कि मैं अपने दोस्त की इस तरीके से एक्टिंग करने की वजह से तुमसे माफी चाहता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे प्लान को यहाँ पर डिस्टर्ब किया। साथ ही वो सोचता है कि लिन, मैंने आज से पहले कभी भी इसका नाम नहीं सुना था, पर जिस तरीके से रूमर्स है मुझे ऐसा लगता है कि ये पूत ऐसा गलत नहीं है। इसने जरूर एक काफी ज्यादा पावरफुल टैलेंट अवेकन किया है और साथ ही उसे छुपा कर भी रखा हुआ है। साथ ही वो आगे कहता है कि मैं हम दोनों के बीच का जो रूमर है उसे भी इस तरीके से खराब नहीं करना चाहता। पर लिन कहता है कि फैंक को देख कर ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पर कन्वेंस होने वाला है। फैंक काफी ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ, आखिर तुम इससे यहाँ पर माफी क्यों मांग रहे हो? आखिर तुम इसे मेरे बदले यहाँ पर सबक क्यों नहीं सिखाते? पर वो अपने टेलिस्मैन को निकाल कर उसके चेहरे पर लगा देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गया था। और जाओ उसे उठाकर फैंक की तरफ से माफी मांगते हुए उसके बारे में बताता है कि वो हुएंग ग्रुप का यंग मास्टर है और आज के हादसे की वजह से मुझे डर है कि वो इतने आसानी से तुम लोगों को नहीं जाने देगा, इसलिए वो तुम लोगों को परेशान करने के लिए कुछ लोगों को जरूर भेजेगा। इसलिए तुम लोगों को इस महीने स्कूल नहीं जाना चाहिए। इस कार्ड के अंदर 50,000 युआन है जो कि एज अपॉलॉजी तुम ट्रीट कर सकते हो। और अगर तुम्हें लेवल अप करने के लिए कोई भी जरूरत है और अगर तुम्हें लेवल अप करने के लिए कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम टेस्ट से पहले कहीं पर भी पीछे न रह जाओ। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर थोड़ा सा समय दोगे जिससे हम इसे यहाँ पर अवॉइड कर सके। पर वो कहता है कि मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता। साथ ही वो कहता है कि ये इंसान काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये यहाँ पर मेरे फ्लो से इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा और न ही ये जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा है, बल्कि तो ये मुझे यहाँ पर ऑफर कर रहा है। पर लिन वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर मैंने किसी को गुस्सा नहीं दिलाया इसका मतलब मैं भी कोई गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये यहाँ पर मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए कितने लोगों को यहाँ पर भेज सकता है। साथ ही वो सोचता है कि अब लगता है कि समय आ चुका है कि आखिर मैं अपने कैटास्ट्रोफिक स्किल के ट्रू पोटेंशियल को इस्तेमाल कर देख सकूं। अब लिन ने वहाँ से घर आने के बाद स्टोन केव की जो हार्ड लेवल की स्ट्रेटेजी थी उसे यहाँ पर सेल पर डाल दिया था और साथ ही वहाँ पर मिलने वाले जितने भी इक्विपमेंट थे उन सभी को भी पब्लिक कर दिया था। कई सारे लोग ऑनलाइन उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। मोमो लिन से कहती है कि एक स्ट्रेटेजी वो भी इतनी ज्यादा हाई प्राइस पर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बिक जाएगी? वो कहता है कि मुझ पर यकीन करो, कोई भी एक्स्ट्रा फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट के लिए रिफ्यूज नहीं करेगा। और हमें कुछ लोगों को दिखाते हैं जो कि एक गेट के सामने खड़े हुए थे, जो कि घूम घूम कर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और कहती कि स्टोन केव की जो एक्सट्रीम ट्रिकी कंडीशंस है वो SSS ग्रेड की कंडीशंस है, जिसकी वजह से ये लिमिटेड टीम कॉर्पोरेशन है। लगता है कि हम लोग कभी भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक कहता है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ये रियल है या फिर फेक, क्या हमें खरीद कर देखनी चाहिए? तो एक कहता है अगर ऐसा है तो तुम अकेले पैसे लगाओ। एक कहती है कि यहाँ पर फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट भी मिलने वाले हैं। पर एक लड़का बताता है कि पहले ही कुछ लोग हैं जो कि इसको खरीद चुके हैं। हमें 2 लोगों के बारे में पता चलता है और कुछ ही समय के बाद एक लड़का गेट से बाहर निकलता है और उसने यहाँ पर SSS कंडीशन को क्लियर कर लिया था। वो खुश होते हुए कहता है कि सच में ये चीज पॉसिबल है, मैंने सच में SSS ग्रेड को यहाँ पर अचीव कर लिया। और वो अपना एक्सपीरियंस सभी लोगों के सामने रखता है। सभी लोग ये जानकर हैरान थे और कहते इसका मतलब क्या ये पूरी तरह से सच है? पर फिर कुछ लोग और खरीदना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने भी यहाँ पर SSS ग्रेड को क्लियर कर लिया था। फिर वो सभी इसके बारे में रिव्यू करना चालू करते हैं और सभी अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर जैसे करना चालू करते हैं। धीरे धीरे कर यहाँ पर ऐसे कई सारे लोगों की भरमार हो जाती है, जो कि सभी लोग इस स्ट्रेटेजी को खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जिसके बाद लिन एक्स्ट्रा मिस्टीरियस ग्रेड की स्किप क्लास सीक्रेट को भी यहाँ पर रिवील कर देता है, जो जानकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और कहते कि आखिर ऐसा इंसान कौन हो सकता है, आखिर वो कौन होगा? और इसका प्राइस यहाँ पर 50,000 रखा था। और मोन इस तरीके से पैसा बरसता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और कहती है कि 100 लोग पहले इसको खरीद चुके हैं, हमने डायरेक्टली 50 लाख से भी ज्यादा अर्न कर लिए हैं। और दूसरी तरफ हम एक ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाते हैं। एक लड़का कहता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, क्या तुमने उस आदमी के बारे में पता लगाया? तो वो कहते हैं कि अभी नहीं, उन लोगों ने यहाँ पर हैकिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया है जिससे वो मैसेज करने से पहले अपने इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सके। पर हम लोगों ने उनकी लोकेशन निकाल ली है जो कि प्रोफेशनल अकेडमी की सिटी के पास है। तो वो लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि इस साल अकेडमी के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। और दूसरी तरफ एक आदमी उसी हंटिंग सोर्ड को खरीदने के लिए तैयार था। वो कहता है कि 80,000, इसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं होगी। वो कहता है कि ठीक है, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग अभी ट्रेड कर सकते हैं। तो लिन कहता है कि मुझसे स्कूल डंजन एंट्रेंस में आकर मिलो। वो कहता है कि ठीक है, मैं 3 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। मोन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और कहती कि तुमने ये कर दिखाया। इस ग्रेट सूट को बेचने के बाद लगभग हम लोग यहाँ पर 3 लाख से भी ज्यादा प्रॉफिट को कमा चुके होंगे। लिन कहता है कि ये सब ठीक है, सभी चीजें मेरी उम्मीद के हिसाब से ही चल रही हैं, क्योंकि ये प्राइस काफी ज्यादा रीजनेबल था और बाकी लोगों की वजह से हमारा प्रमोशन भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया था। पर फिर भी हमें यहाँ पर और भी ज्यादा डंजन्स को क्लियर करने की जरूरत है। सिल्वर रैंक गारंटीड वेपन अर्ली स्टेज के लिए काफी ज्यादा अच्छा वेपन है, पर फिर भी कुछ समय के बाद उनको भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। और भले ही यहाँ पर टॉप ट्रायल के इक्विपमेंट्स ही क्यों ना हो, पर अगर उनके पास कॉम्बैट एसेंस ना हो तो वो केवल एक ट्रेड के अंदर फॉर्डर ही होंगे। मोमो लिन से कहती है कि टेस्ट से पहले का ये समय काफी ज्यादा स्पेशल है और तुम हमेशा से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहते थे, तो अगर तुम
स्ट्रेटेजीज बनाने में क्यों समय लगा रहे हो और साथ ही इतनी ज्यादा हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो जिससे तुम पैसा बना सको। लेन थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि ये पैसा उन लोगों की रक्षा कर सकता है जिसको मैं काफी ज्यादा चेयर करता हूँ। वैसे भी वो हमेशा से ही मेरी रक्षा किया करते थे और वो अपने बारे में बताता है कि मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं थी और न ही मैंने कभी भी पेरेंट्स को एक्सपीरियंस किया था कि आखिर वो कितनी ज्यादा वार्म होती है। इस दुनिया के अंदर आना मेरी किस्मत बदलने की तरह है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पेरेंट्स मिले जो कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अपनी जान से ज्यादा मेरी रक्षा करना चाहते थे। पर 10 साल बाद जब मैजिक टाइड एंड हुआ, मेरे डिस्गस्टिंग रिलेटिव्स मुझे इस तरीके से ट्रीट करते थे जैसे कि मैं कोई हॉट पोटैटो हूँ। वो लोग यही चाहते थे कि मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ उस मैजिकल टाइड के अंदर मारा जाऊं और इसी वजह से उनने इनहेरिटेंस को काफी अच्छे तरीके से डिवाइड किया, जिससे मेरे पेरेंट्स जो कि मेरे लिए छोड़कर गए थे वो सब खुद रख सके। पर उस समय उन लोगों से लड़ाई करना बिल्कुल ऐसा था कि मेंटस किसी चैरियट को रोक रहा हो जिससे वो यहाँ पर उसे खत्म न कर सके, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। मेरा प्लान बस यही था कि मुझे जितना टाइम मिले मैं उसमें खा सकूं और सर्वाइव कर सकूं, जिससे वो लोग बाद में इस चीज के लिए पे कर सके। पर फिर समय बीता और मेरे अंकल आंटी आगे आए जिन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। धीरे धीरे कर वो लोग मेरे गार्डियन बने, जिसके बाद उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स की जो इनहेरिट थी उसे मुझे वापस दिलवाई, वो भी बिना कुछ पैसे लिए, और फिर अपने दिल से मेरा पूरा ख्याल रखा। और जो कहने के लिए रिलेटिव्स थे उन्हें कोर्ट के अंदर जाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिली जो कि वो डिजर्व करते थे। पर उनके बिना मैं अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू नहीं रख सकता था और न ही मैं नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सकता था। आखिर कौन जानता था कि आखिर मुझे और कितना ज्यादा सफर करने की जरूरत थी। इसी वजह से ये चीज काफी ज्यादा सिंपल है कि मैं काफी ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ जिससे मैं उन सभी को वापस रीपे कर सकूं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना, मेरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना जिससे मैं उन 3 लोगों की रक्षा कर सकूं जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं अपनी पास्ट लाइफ की उस गलती को फिर से नहीं दोहराना चाहता। लेन ये सब सोच रहा था, पर तभी उसके साइड में एक लड़की आती है जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट और प्यारी सी है। वो उससे कहती कि हेलो बिग बॉस, क्या वही है जो कि हंटिंग सूट को बेच रहे थे? मेरा नाम भाई जी है। लेन उसको देखकर कहता है कि तुम वही स्टूडेंट हो जिसका नाम मसल मैन ब्रो है। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके के अजीब ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। भाई जी कहती कि नहीं नहीं, ये सच में मैं हूँ। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है जिसकी वजह से मैं चीज को क्लियर नहीं कर सकता, पर बिग ब्रदर वो सच में मैं ही हूँ। लिन सोचता है कि सच में इसकी फिजिक ग्रेट सोर्ड स्टाइल को प्ले करने लायक है भी। क्या ये लड़की सच में नेचुरली सुपर स्ट्रॉन्ग है या फिर इसने जितने भी इसके पॉइंट्स थे उन सभी को स्ट्रेंथ के ऊपर लगा दिया है? फिर लिन तलवार को निकालते हुए कहता है कि ठीक है, यहाँ पर आइटम को कंफर्म कर लो और जो हंटिंग सोर्ड है उसके एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा है। मैं केवल एक ही बार इसको सोल्व करूंगा और इसको कोई भी रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं है। और ये कहकर वो उस तलवार को जोर से उस लड़की की तरफ फेंकता है। लड़की उसे देख लेती है और काफी ज्यादा आसानी से उसको पकड़कर घुमाना चालू कर देती है। लेकिन ये देखकर समझ जाता है कि हाँ, ये लड़की वही है और इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो लेन से कहती है कि सच में ये ग्रेट सोर्ड केवल 80,000 की है। सिल्वर ग्रेड इक्विपमेंट मैंने मार्केट में पूछा था पर उन्हें केवल यही एक तलवार मिली थी। पर मैंने मार्केट में भी इसके बारे में पूछा था पर यह तलवार 200,000 की मिल रही थी। ये जानकर लेन हैरान था और वो कहता है क्या तुम्हारे टीचर ने कभी भी तुम्हें नॉर्मल मार्केट प्राइस के बारे में नहीं बताया? पर ये सुनकर वो कहते हैं कि मुझे माफ करना, पर मैं मैथ में बचपन से ही काफी ज्यादा खराब हूँ। मुझे पैसे का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। ये देखकर वो कहता है कि बड़े बिगड़े अमीर कुत्ते। जिसके बाद वो पैसे लेते हुए कहता है कि हमेशा इस चीज को याद रखना कि हमेशा मार्केट के प्राइस को पहले जान लेना, किसी से और चीट मत हो जाना। ये जानकर वो उसका शुक्रिया करती है और उसको यहाँ पर पैसे दे देती है और साथ ही वो उसे यहाँ पे ग्रेट सूट बेचने की वजह से शुक्रिया करती है। और लिन का सिस्टम उसे बताता है कि उसका बैंक बैलेंस अब 1 बिलियन तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से वो एक गोल्डन कार्ड यूजर बन चुका है और उसे अब गोल्डन कार्ड यूजर के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि कैश डिलीवरी की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, कभी भी कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना। पर वहीं पीछे से वो लड़की देखकर ऐसा लगता है कि कोई अटैक कर रही हो, पर जैसे ही वो लिन को यहाँ पर टकराता है पर इसकी वजह से लिन के अंदर से एक अजीब तरीके की एनर्जी निकलना चालू हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पास अब गॉडेस ऑफ लक की भी पावर है जो कि 24 घंटे तक उसके ऊपर काम करेगी। ये जानकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि ये तुम्हारा टैलेंट है। बाइजी कहती है कि हाँ, ये मेरा टैलेंट है और ये अपग्रेड भी किया जा सकता है, इसलिए क्या मैं अगले ट्रायल के लिए तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ? वो वाइजी को देखकर सोचता है कि ये लक को बफ कर सकती है। ये कई सारे लेजेंडरी रैंक के टैलेंट से भी काफी ज्यादा रेयर है और जरा इसको देखो तो देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी झूठ बोल रही है। अगर ये सच है कि इसका लक टैलेंट यहाँ पर अपग्रेड हो सकता है तो इसके हिसाब की जो स्ट्रेटेजीज होंगी वो पूरी तरह से इनविजिबल होंगी और इसका जो इफेक्ट है वो केवल टैलेंट के लिए ही नहीं है, वो क्लियरली बॉक्स को अनलॉक करने के लिए भी है। इसकी वजह से जो
पुअर टैलेंट के लोग हो सकते हैं वो भी यहाँ पर लेजेंडरी चेस्ट या फिर डिवाइन चेस्ट को भी ओपन कर सकते हैं। इसलिए लिन बायजी से पूछता है क्या मेरे अलावा यहाँ पर कोई ऐसा और है जिसको तुमने अपने टैलेंट के इफेक्ट के बारे में बताया है। बायजी शर्माते हुए कहती कि नहीं, अभी ऐसा कोई भी नहीं है। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है और क्या इस टैलेंट की कोई लिमिटेशंस हैं? वो कहती है कि हाँ, मैं इसको एक हफ्ते में केवल 3 बार इस्तेमाल कर सकती हूँ और वो भी केवल एक ही इंसान के ऊपर। लिन ये सुनकर कहता है कि ठीक है, दूसरों को इसके बारे में मत बताना वरना तुम न जाने कौन से खतरे के अंदर पड़ जाओगी। वैसे भी सभी लोग बहुत ज्यादा लालची होते हैं। ये सुनकर वो कहती है कि ये काफी ज्यादा स्कैरी है, मुझे इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया। लिन कहता है कि जो तुम्हारा बफ है वो एक एक्सट्रीम वैल्यू का रेयर रिसोर्सेज है। अगर ये न्यूज एक बार लीक हो जाती है तो कई सारे प्रोफेशनल हंटर्स तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं और तुम्हारी एबिलिटी से अट्रैक्ट होने की वजह से वो तुम्हारी एबिलिटी को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से वो तुम्हें कैद कर भी रख सकते हैं और भविष्य में तुम्हारी आजादी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो हंटर अलायंस है वो भी यहाँ पर इस चीज को खत्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे कई सारे लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सारी दुनिया में फैली हुई है, जिन लोगों ने जरूर मैजिक टाइड के खिलाफ इंसानियत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, पर फिर भी उसके अंदर ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स फैक्शंस हैं जिनकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब है और वो लगातार लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए असैसिनेशंस, बैकस्टैबिंग हमेशा होती रहती है। इसलिए तुम मेरी टीम को ज्वाइन करो, मैं आज से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर बायजी हैरान थी और कहती क्या सच में? वो कहता है कि मैं फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो अपने बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारा मेरी टीम में स्वागत है, चलो हमारे दूसरे टीममेट से मिलने के लिए चलते हैं। बायजी कहती है कि वाह, ये काफी ज्यादा ग्रेट है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब मैं फ्रंट लाइन में लड़ूंगी, क्योंकि कोई भी कभी भी मुझे टीम अप नहीं करता था। ये देखकर वो सोचता है क्योंकि तुमने कभी भी अपनी फिजिक की जो ग्रेट शॉट स्टाइल है वो किसी को बताई नहीं होगी। फिर कुछ समय के बाद वो मोमो के सामने आ जाते हैं जो कि उसको देखकर कहती है कि यही मसल मैन ब्रदर है जो कि हमारे न्यू टीममेट है। वो कहती है कि हाँ, मेरा नाम बायजी है। वो खुश होती है और अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम मोमो है। बायजी उसके बारे में जानकर कहती है क्या गॉडेस मोमो, सच में आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो और आपका हैंड भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। पर अचानक ही वो लिन को बहुत बुरी तरीके से देखने लगती है और वो बायजी को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करे। लिन सोचता है कि अगर तुम मुझे इस अजीब तरीके से क्यों घूर रही हो। जिसके बाद वो कहता है तो चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, जिसके बाद हम लोग डंजन के अंदर चलेंगे। ये सुनकर वो दोनों हैरान थी और कहती कि आखिर कौन सा डंजन? तो वो बताता है कि नाइटमेयर लेवल का गॉब्लिन डंजन, पर वहाँ पर हम सभी के लिए फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट पाने के लिए सबसे पहले मुझे अकेले जाना होगा, जिसके बाद मैं तुम सभी के लिए वहाँ पर गाइड बनाऊंगा। तो ये सुनकर वो हैरान थी और कहती है कि तुम इतने ज्यादा खतरनाक डंजन को वो भी नाइटमेयर लेवल पर चैलेंज करना चाहते हो। और हमें इसी के बारे में बताया जाता है कि नाइटमेयर लेवल वो डिफिकल्टी की सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है। इसके अंदर जो नोविस पीरियड भी होता है उसका रिवॉर्ड और भी ज्यादा ग्रेट हो जाता है, पर इसकी वजह से जो खतरा होता है वो पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स के एट्रीब्यूट होते हैं वो 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसी वजह से अगर कोई टीम एंटर करती है उसे भी यहाँ पर इस तरीके की डिफिकल्टी का सामना करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए मोमो काफी हैरान होती है और कहती है कि नहीं, ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्या तुम वहाँ पर अकेले जाकर मरना चाहते हो? भले ही तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर फिर भी इस तरीके से नाइटमेयर लेवल के अंदर किसी डंजन के अंदर जाना ये काफी ज्यादा बेकार है। पर वो उससे कहता है कि मोमो ये सब ठीक है, क्या तुम्हें मेरी एबिलिटीज के ऊपर डाउट है? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तो वो उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहती है कि बिल्कुल मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, पर नहीं, नाइटमेयर लेवल वो भी गॉब्लिन डंजन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। भले वहाँ पर प्रोफेशनल हंटर्स भी क्यों ना हो, पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा जो डंजन है वो भी लेवल 10 के ऊपर का है, जिसकी वजह से कई सारे हंटर जो कि लेवल 10 से भी ऊपर है उनको भी काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज होती हैं। और ऐसे ही वो लिन को बहुत देर तक सुनाती रहती है। ये देखकर बायजी वहाँ से जाते हुए कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, पर मुझे अचानक से एक चीज याद आ गई है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग आराम से बात करो। पर लिन उसे शांत करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी काफी ज्यादा चिंता करती हो, पर तुम इस चीज की चिंता मत करो। ये तो बस एक हार्ड लेवल डंजन है जिसको मुझे चैलेंज करना है। सबसे पहले घर चलते हैं और कुछ खा लेते हैं। मोमो काफी ज्यादा गुस्सा थी और लिन इसको देखकर सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मोमो इतनी ज्यादा गुस्सा करेगी। मुझे लगता है कि मुझे अब इसको शांत रखने की जरूरत है। शायद मुझे रात में समय निकाल कर वहाँ पे अकेले ही जाना होगा। इसलिए मोमो कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, वरना मैं पेरेंट्स को इसके बारे में बता दूंगी। वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। और मोमो सोचती है कि लिन क्या सच में ये चीज तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा आसान है? जिसके बाद अब वो लोग घर आ जाते हैं। पर लिन के बारे में पूरे इंटरनेट पर खबरें चल रही थी कि वो इस साल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू कमर है। उसने अकेले कई सारे काफी ज्यादा पावरफुल डंजन को क्लियर किया है और उसके
बारे में कई सारी बातें चलती हैं, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये चीज सच है, कुछ लोगों को ये चीज फेक लग रही थी और कई सारे लोग ऐसे उसके ऊपर कमेंट किए जा रहे थे। मोमो ये सब इंटरनेट पर देख रही थी। ये देख कर लिन उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या देख रही हो, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। पर वो नहीं सुनती, इसलिए वो उसका फोन ले लेता है। जिसके बाद अब वो दोनों मोमो के पेरेंट्स के साथ बैठकर खाना खाना चालू करते हैं, जहाँ उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों कुछ दिनों से कुछ जरूरत से ज्यादा ही काम कर रहे हो, तुम्हें काफी अच्छे तरीके से अपनी बॉडी का ख्याल रखने की जरूरत है, इसलिए अच्छे से खाओ। मोमो कहती है कि ठीक है और लिन भी उसका शुक्रिया करता है। साथ ही मोमो के फादर लिन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी फीलिंग्स कैसी हैं, क्या ये ट्रायल्स रिलेटिवली काफी ज्यादा स्मूथ हैं? तो वो कहता है कि मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा अच्छे। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम बचपन से ही काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, एक बार अगर तुमने एक चीज डिसाइड कर ली तो अगर 10 घोड़े भी तुम्हें पीछे खींचे तो तुम कभी भी पीछे नहीं आते। पर हर चीज के लिए जरूरत से ज्यादा भी स्टबर्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जो एक बहुत ज्यादा मोटा पेड़ होता है उसके ऊपर भी दरारें आने लग जाती हैं। ये सुनकर लिन कहता है कि कोई आपसे मेरी कंप्लेन करता है? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल, जो इंसान तुम्हारे साइड में बैठा हुआ है वही तो है। ये सुनकर वो अपने डैड से गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। उसकी माँ कहती है कि हम लोग इस चीज के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहते कि आखिर तुम क्या चाहते हो, पर हम लोग बस एक ही चीज की उम्मीद करते हैं कि तुम बिल्कुल मोमो की तरह हो और तुम काफी ज्यादा हेल्दी और अपनी लाइफ में स्टेबल रहो। वो कहता है कि ठीक है, पर मेरी क्लासमेट मोमो से सीखना काफी ज्यादा स्टिंकी फिश की तरह है। ये सुनकर वो कहती है कि ये चीज कहाँ से आई। साथ ही वो सोचती है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पर मार्क्ड हो रहा हूँ। वो कहता है कि मैं केवल मजाक कर रहा हूँ, अंकल आंटी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं कभी भी कोई चीज अपनी एबिलिटी के बियॉन्ड नहीं करूंगा। तो मोमो के फादर कार्ड को खिसकाते हुए कहते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छा है और हमेशा याद रखना कि ये घर हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगा। पर लिन इसको लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास काफी ज्यादा पैसा है तो इसे आप रख सकते हैं। पर उसकी माँ कहती है कि लिन तुम यहाँ पर ट्रायल्स को फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होगी, इसलिए अगर तुमने ये नहीं लिया तो मैं यहाँ पर तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। वो कहता है कि ठीक है आप बिल्कुल भी गुस्सा मत होइएगा और वो इस कार्ड को ले लेता है। पर वो उस कार्ड को रखते हुए कहता है कि मम्मी पापा क्या आप ये देख रहे हैं, इन लोगों के मेरे साथ होने की वजह से मैं सच में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। मैं सच में अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ जो कि मेरे पास है, और यही वजह है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ, इसलिए नाइटमेयर लेवल डंजन मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिसके बाद हमें फैंग के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो जाओ के ऊपर गुस्सा कर रहा था और कहता है कि आखिर तुम्हारे मुझे धोखा देने की हिम्मत भी कैसे हुई। जाओ फैंग से कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी वहाँ पर जान बचाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ तक तो मैंने कुछ पैसे देकर तुम्हें कंपेंसेट करने की कोशिश करी है, अगर मैं वहाँ पर नहीं होता तो अभी तक तुम हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए होते। फैंग गुस्से में कहता है कि बकवास, क्या मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे कचरे की कोई भी जरूरत है। वो आगे कहता है कि अगर मैंने मेरे सारे गैस को पहना हुआ होता मेरे भगवान, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था इसलिए वो किरकिराना चालू कर देता है। जाओ उससे कहता है कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, पर फैंग पानी का गिलास पकड़कर उसके साइड में दे मारता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, एक डरपोक जो कि अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, यहाँ से दफा हो जाओ। इसकी वजह से अब जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो क्योंकि तुम हुएंग ग्रुप के यंग मास्टर हो? मुझे लगता है कि मुझे अंकल हुएंग की उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था जहाँ पर मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़े। तुम्हें तो इतनी ज्यादा मार पड़नी चाहिए कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी शक्ल ना पहचान पाए। फिर वो हंसते हुए कहता है कि अरे यार मैं तो ये भूल गया था, तुम्हारी तो माँ है ही नहीं। और ये कहकर वो एक काफी ज्यादा क्रीपी सी हंसी हंसने लग जाता है जो कि देखना सच में काफी ज्यादा डरावना है। पर फैंग ये देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ गया था और वो कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, एक बार चले जाने के बाद वापस लौट कर मत आना, बेकार तुम इतने ज्यादा घटिया हो कि तुम मेरे भाई कहलाने तक के लायक नहीं हो। पर जाओ वहाँ से जाते हुए फैंग के बारे में सोचता है कि तुम्हें इस चीज का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि इस बार आकर तुम किससे पंगा ले रहे हो। एक न्यू कमर जो कि अचानक से न जाने कहां से अपीयर हो गया और उसने अपने एक भी एक्टिव स्किल को बिना इस्तेमाल किए तुम्हें बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया, जिसको वो कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं होगा। और रूमर्स तो ये भी है कि उसने अकेले ही कई सारे डंजन्स को भी क्लियर किया है। और इसके अलावा एक राइजिंग स्टार भी है जो कि गोल्ड लेवल ड्रॉप आइटम्स के बदले यहाँ पर गाइड्स को बेच रहा है, जिसने कई सारे फोर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा हुआ है। और कई सारे स्टूडेंट ने तो उसका एक फैन ग्रुप भी बना कर रखा हुआ है जो कि मिस्टीरियस नेम से है। ये तो एक हिस्ट्री है कि जिंग सिटी के अंदर एक समय पर 2 हाई लेवल के न्यू कमर्स अपीयर हुए हैं। ये चीज सच में काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और फैंग किसी से बात करते हुए कहता है कि मुझे किसी को निपटाने में तुम्हारी मदद चाहिए, अपने भाई को कॉल करो और उससे कहो कि उसके जितने भी गियर्स और वेपन है वो लेकर यहाँ पर आ जाए। पर अगर वो चीज भी इनफ ना हो तो मुझसे कहना, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, इस चीज की चिंता मत करो, कुछ भी होता है तो मैं उस चीज को संभाल लूंगा। मुझे बस उस एरोगेंट लड़के को एक काफी अच्छा सबक सिखाना है, उसे ये चीज अच्छे से समझनी होगी कि आखिर जिंग सिटी की अकेडमी के अंदर कौन रियल डिसीजन मेकर है। और हमें गॉब्लिन डंजन के
के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन फर्स्ट लेयर मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा था और वो आसपास घूमते हुए गॉब्लिन डंजन के बारे में बताता है कि गॉब्लिन डंजन एक काफी ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट डंजन में से एक है और इसके काफी लंबे समय में क्लियर होने की वजह से और आउटरीचेस रिक्वेस्ट होने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैलेंट के लोग भी यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। भले यहाँ पर कई सारे इक्विपमेंट्स और फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट ही क्यों ना मिल रहे हो, पर यहाँ पर तुम अपर ट्रायल या फिर गोल्डन लेवल चेस्ट को भी ओपन कर सकते हो और मेरे लक बफ से ब्लेस होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि मैं प्लेटिनम लेवल की चेस्ट को भी यहाँ पर ओपन कर लूं, जिससे मुझे 10 से 15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर दो काफी ज्यादा बड़े बड़े गॉब्लिन थे जो कि लेवल 5 के थे और जैसे ही उन गॉब्लिन्स का ध्यान उसके ऊपर जाता है वो कहता है कि अब टाइमर यहाँ पर शुरू होता है। 5 सेकंड के अंदर मॉन्स्टर्स यहाँ पर इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। जैसे ही वो गॉब्लिन्स उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो काफी ज्यादा स्पीड में उनके अटैक्स को डॉज करते हुए भागना चालू कर देता है और सोचता है कि यहाँ पर जो टाइमर का रियल पर्पस है वो असल में सभी मॉन्स्टर्स को एक जगह इकट्ठा करना है, जिसके बाद मैं उन सभी को एक ही बार में यहाँ पर मार दूंगा। इसके अलावा मुझे सीक्रेट रियल्म के बॉस को भी मारना होगा और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स है उन सभी को, वो भी बिना किसी स्पेशल आइटम को इस्तेमाल किए, और ऐसा ही कर मुझे SSS ग्रेड की रेटिंग मिल पाएगी। यहाँ पर दो बहुत ज्यादा स्पेशल पॉइंट है। पहला कि किसी भी लेयर को कंप्लीट करने के लिए मुझे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेने, और दूसरा 5th लेयर पर जाकर गॉब्लिन किंग को मारना। इसके अलावा जितने भी गॉब्लिन्स के अटैक है उन सभी को भी एंड्योर करना, और ऐसे ही उसे सभी गॉब्लिन्स को एक जगह पर इकट्ठा करने में 30 सेकंड से ज्यादा लग रहे थे। सभी गॉब्लिन्स उसके पीछे पड़े हुए थे और वो भागते हुए कहता है कि 2 मिनट 5 सेकंड के अंदर मैं फर्स्ट लेयर की काफी ज्यादा गहराई के अंदर पहुंच जाऊंगा, जहाँ पर मुझे गॉब्लिन कैप्टन से लड़ना है। पर 3 मिनट 59 सेकंड के अंदर आखिर मैंने यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश किया होगा, और वो भागकर एक कैनियन के पास आ गया था जहाँ पर सभी गॉब्लिन्स उसको घेर कर खड़े हो गए थे, और लेन वहाँ पर अपने डिवाइन हीलिंग स्किल को इस्तेमाल करता है जिसके ऊपर रिवर्सल ऑफ हेवन एंड अर्थ लगा हुआ था। इसकी वजह से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होता है और यहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर्स को केवल 4 मिनट के अंदर अंदर मार देता है, क्योंकि उसकी जो डिवाइन हीलिंग थी वो अपग्रेड होकर लेवल 2 पर पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी पावर पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सभी मॉन्स्टर्स के मर जाने की वजह से वो कहता है कि मैंने 5 मिनट के अंदर फर्स्ट लेयर को यहाँ पर खत्म कर दिया। देखकर लगता है कि मॉन्स्टर्स को इस तरीके से इकट्ठा कर एक साथ मारना लेयर 1 के अंदर इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। भले इसका जो आउटपुट है वो इतना ज्यादा कोई खास नहीं है, पर फिर भी 5 मिनट के अंदर इसको खत्म करना ये काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो सेकंड लेयर के अंदर जाकर सभी मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करता है और फिर उन सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ यहाँ पर एलिमिनेट कर देता है यानी मार देता है। जिसके बाद वो 3rd लेयर के अंदर जाता है और फिर 4th लेयर के अंदर, और सभी के साथ ऐसा ही करता है और वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी को मौत के घाट उतार देता है। और ऐसे ही करते हुए वो 5th लेयर की टेलीपोर्टेशन गेट के पास आ चुका था। पर जैसे ही वो 5th लेयर के अंदर जाता है वो गॉब्लिन पैलेस के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। वहाँ पर गॉब्लिन किंग गुस्से में उससे कहता है कि इंसान आखिर तुम्हारी मेरे टेरिटोरी के अंदर आने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये देखकर वो कहता है कि काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि मेरे अंदर आते ही यहाँ पर बॉस खड़ा हुआ है। गॉब्लिन किंग काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने स्किल अर्थ को क्रैक का इस्तेमाल करता है और लिन से कहता है कि मरो। लिन हैरान होते हुए कहता है कि शुरुआत में ये काफी ज्यादा बड़ा AOE स्किल अटैक अर्थ क्रैक, जिसके बाद वो जंप कर लिन के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर वो कहता है कि अगर तुम्हारी एजिलिटी इनफ नहीं है तो जल्दी से डॉज करने के लिए साइड में जंप करो और एक काफी ज्यादा इम्पैक्ट पॉइंट बनाओ। और वो अपनी सारे स्ट्रेटेजी अपने दिमाग के अंदर सोच लेता है, जिसके बाद वो अपने रिवर्सल स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे अर्थ क्रैक की जो वेव्स थी उसकी वजह से उसकी हेल्थ यहाँ पर बढ़ना चालू हो जाती है। ये देखकर गॉब्लिन किंग काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद लिन अपने रिवर्सल का इस्तेमाल कर गॉब्लिन किंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसकी हेल्थ 200 से यहाँ पर माइनस हो जाती है। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अपने काफी ज्यादा पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करता है और लिन के ऊपर उसके अटैक करता है, पर उसके ड्रैगन स्पीयर से भी उसे कोई असर नहीं पड़ रहा था और वो कहता है कि आओ मारो मुझे। इसकी वजह से तो वो काफी ज्यादा खुश था, पर गॉब्लिन किंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि मेरे स्किल्स तुम्हारे खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी वीकनेस को ढूंढना होगा। और गॉब्लिन किंग 2 बार बेदर्क मोड के अंदर चला जाता है और साथ ही वो कई सारे गॉब्लिन्स को जमीन के अंदर से समन करना चालू करता है, जो कि यहाँ पर लिन से लड़ने के लिए आते। ये देखकर वो कहता है जैसा कि मुझे लगा था, एक नाइटमेयर लेवल का सीक्रेट रियल का बॉस, इससे लड़ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर लगता है कि अभी समय नहीं आया कि मुझे अपने अल्टीमेट मूव को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। पर तभी वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गॉब्लिन किंग अपने सभी साथियों से कहता है कि डायरेक्टली जाकर इसके ऊपर अटैक करना, पर कोई भी स्किल को इस्तेमाल मत करना, इसे जल्दी से मर जाने दो। और जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो आगे बढ़ना चालू करते हैं और वो आगे कहता है कि अगर कोई भी स्किल तुम्हारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता, इसका मतलब 100 नॉर्मल अटैक्स जरूर यहाँ पर तुम्हें मार देंगे। अब सभी गॉब्लिन्स अपने हथियारों को उठाकर लिन के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। ये देखकर लिन पीछे की तरफ हटना चालू करता है और अपने एजिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उनके सभी अटैक्स को यहाँ पर डॉज करते हुए भागने लगा था। उसने यहाँ पर कई सारे अटैक्स को काफी ज्यादा आसानी से डॉज कर लिया
था, पर जो आर्चर्स होते हैं वो उसके पीछे से उसके ऊपर शूट करते हैं और 2 एरोज उसको लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे 400 का माइनस लगा था। पर ये देखकर वो कहता है कि अगर तुमने मुझे हिट भी कर दिया है तो क्या हुआ, और वो यहाँ पर और कन्वर्शन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ यहाँ पर फिर से 400 से बढ़ जाती है और उसके घाव भी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो गए थे। ये देखकर वो काफी हैरान थे और कहते कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, ये यहाँ पर क्यों नहीं मरा। जिसके बाद लिन की आंखों में जो गुस्सा होता है उसे देखकर वो कहते हैं कि एक श्रापित इंसान, आखिर तुम्हारी आंखों में ये किस तरीके का लुक है। पर वो अपने स्किल ब्लेंडर आर्ट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल बीम सभी को बीच में से चीरते हुए निकल जाती है और सभी गॉब्लिन एक ही साथ वहाँ पर मारे जाते हैं। गॉब्लिन किंग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसका पैर भी यहाँ पर कट गया था, पर वो दूसरे अटैक से यहाँ पर बच जाता है। जिसके बाद उसके ऊपर कई सारे अटैक्स होते हैं, जिसकी वजह से गॉब्लिन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है तुम्हारे अंदर एक वॉरियर की स्पिरिट काफी ज्यादा कम है, क्यों न तुम यहाँ पर रुक जाओ और मेरा सामना बिल्कुल किसी मर्द की तरह करो। ये सुनकर वो कहता है तो अच्छा यही तुम्हारी वॉरियर स्पिरिट है। पर तभी वो वहाँ पर रुक जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्टली जाकर इसका सामना करना होगा, और वो अपनी स्टिक को घुमाकर जमीन पर लगा देता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल लार्ज स्केल अटैक बनाता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी पूरे में फैलना चालू कर देती है। गॉब्लिन्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और मरने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज तो पूरी तरह से नामुमकिन है, ये पावर जो की आ रही है ये डीमन किंग की है, तो आखिर ये टेरिफाइंग पावर आखिर तुम्हारी जैसी किसी रेस के अंदर से अपीयर कैसे हो सकती है। पर फिर लैंग हवा में लेविटेट करना चालू करता है और उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है कि अब लगता है कि इस चीज को खत्म करने का समय आ गया है। इसकी वजह से जो बीम आसमान को छूती है, आसमान का भी नक्शा पूरी तरह से बदल जाता है और वो पूरा का पूरा कैसल धीरे धीरे कर ढहना चालू हो गया था। एक काफी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक स्ट्राइक आकर सीधे कैसल को टकराती है और वो यहाँ पर पूरी तरह से गिरना चालू हो गया था। ये देखकर गॉब्लिन किंग भी काफी ज्यादा हैरान था और वो जैसे तैसे कर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर उसके जितने भी साथी होते हैं वो सभी यहाँ पर पूरी तरह से मारे जा चुके थे। वो मरते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। लिन उसके सामने खड़ा हुआ था और वो फिर से अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और गॉब्लिन किंग को यहाँ पर मार देता है। इससे उसे 5000 का एक्सपीरियंस पॉइंट मिला था, जिसकी वजह से वो लेवल 7 पर आ गया था और उसके हिडन कंडीशंस को यहाँ पर कंप्लीट करने की वजह से उसे SSS रैंक की रेटिंग मिलती है और साथ ही गॉडेस ऑफ लक का बफ होने की वजह से जो उसका गोल्डन चेस्ट था वो प्लेटिनम लेवल के चेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लिन भी कहता है कि बाइजी की ये ब्लेसिंग स्किल सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने डायरेक्टली गोल्डन लेवल को प्लेटिनम लेवल के चेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया और अभी तो इसकी ड्यूरेशन 20 घंटे की है, अगर मैं चाहूँ तो फिर से किसी डंजन को कंप्लीट कर सकता हूँ। वो जैसे ही चेस्ट को खोलता है उसके अंदर से कई सारे प्लेटिनम लेवल के रिवॉर्ड्स निकलते हैं जो कि काफी ज्यादा थे और हमें उन सभी के बारे में एक एक कर बताया जाता है कि एक स्किल बुक जिसका नाम होली लाइट है, एक फ्लेम पॉट, तीसरा ब्लिंक स्टोन, चौथा स्किल बुक ग्लोरी ऑफ द स्टार और लास्ट में सैंड स्टोम बो। और ये सभी सच में काफी ज्यादा पावरफुल रिवॉर्ड्स थे। लेन ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उन सभी के बारे में बात करना चालू कर देता है, जिसके बाद वो आगे कहता है कि चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मॉन्स्टर कितना ज्यादा टफ हो, उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। और उसको जो यहाँ पर 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले थे उन सभी को वो इंटेलिजेंस के ऊपर लगा देता है। और जैसे ही अब उस डंजन से बाहर निकलता है वो सोचता है इस डंजन की वजह से मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के रिवॉर्ड्स मिले हैं। पर तभी उसे सुनाई देता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये सुनकर लेन हैरान होते हुए जैसे ही पीछे की तरफ देखता है वो हंसकर कहता है क्या इत्तेफाक है, क्या तुम भी यहाँ पर डंजन के अंदर लड़ने के लिए जाने वाली थी। वो कहती है कि लेन बेवकूफों की तरह खेलना बंद करो। फिर वो आगे कहती है कि नाइटमेयर लेवल का गॉब्लिन अंडरग्राउंड सिटी तुमने उसे क्लियर कर दिया ना। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो कहती है कि मुझे लगा ही था और मैं भी काफी लंबे समय से इस डंजन को ट्राई करना चाहती थी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है अब चलो यहाँ से चलते हैं। मोमो उसी के बारे में सोच रही थी और हमें उन दोनों के पीछे एक कार को दिखाते हैं जहाँ पर फ्रैंक कहता है कि कई सारे टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स पर जाने के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो उसे स्कोप से देख रहा था और कहता है ये इंसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इसे पिटने की जरूरत है, चलो अब इसे काफी ज्यादा अच्छा डर देने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर उसके साथ आया हुआ एक लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। फ्रैंक उसको घूर कर देखता है और कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो। पर वो लड़का बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि नहीं, ये इंसान सच में बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे जैसा कोई इंसान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। फ्रैंक कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ स्टूडेंट के ऊपर इस तरीके से समय बर्बाद नहीं कर सकता, पर ये काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं पूरी तैयारी कर आया था। ये बोलकर वो भी एक काफी ज्यादा डरावनी सी हंसी हंसता है और सोचता है कि अब यहाँ पर लेन के साथ पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर लेन ने घर आने के बाद फिर से पिछली बार की तरह अपने डंजन गाइड को पब्लिक कर दिया था और सभी लोगों को खरीदने के लिए आइटम्स को भी पब्लिक कर दिया था। सभी लोग इसके बारे में जानते ही पागलों की तरह टूट पड़ते
जाते हैं और सभी लोग उसके बारे में कई सारी बातें करना चालू कर देते हैं। और दूसरी तरफ लिन की फोटोज इंटरनेट के ऊपर डली हुई थी और उसके बारे में बताया जा रहा था कि उसने अकेले ही द ग्रेट सोर्ड डंजन को अकेले क्लियर किया था, जिसके बारे में रूमर थे कि वो इस साल के सीजन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। उसके गॉब्लिन डंजन की फोटोज होती हैं और साथ ही मोमोज के साथ फोटो डली हुई होती हैं। ये देखकर सभी लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि आखिर ये क्या मजाक है। लगता है कि ये न्यू स्टूडेंट उस इंसान की कॉपी कर रहा है जो कि यहाँ पर आइटम्स को बेच रहा है। पर लिन के यहाँ पर प्रीस्ट होने की वजह से किसी को भी चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर किसी भी डंजन को सोलो क्लियर कर सकता है। पर लोगों ने उसके स्ट्रेटेजीज खरीदना चालू कर दी थी और यहाँ पर होली लाइट को खरीदने के लिए 1 लाख अलायंस कॉइन उसके खाते में आ गए थे और इसके अलावा सेंट स्टॉर्म बो को खरीदने के लिए 1,50,000 अलायंस कॉइन उसके खाते में आ चुके थे। अब उसके खाते में 15 लाख अलायंस कॉइन हो गए थे। ये देखकर वो कहता है कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना कि मैंने सोचा था और शायद ये सब इसी वजह से हुआ है क्योंकि गॉब्लिन किंग का जो नो डैमेज क्लियरेंस है वो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इस स्ट्रेटेजी को खरीद सके। पर इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नाइटमेयर लेवल की जो कॉपीज है वो अभी भी जा रही हैं। इसकी वजह से जो मेरे खुद के इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो रहे हैं और अभी भी उसके पास ब्लेसिंग गॉड की 15 घंटे बचे हुए थे। ये देखकर वो कहता है कि अभी भी मेरे पास 15 घंटे की ब्लेसिंग है तो क्यों ना इस चीज को नेक्स्ट कॉपी के लिए प्रोसीड किया जाए। यहाँ पर बैठ का एक्सपीरियंस देखना इसके बजाय मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जिसके बाद वो पार्क में घूमने लग जाता है और वहाँ पर रनिंग कर रहा था। पर तभी एक कार फुल स्पीड में उसकी साइड में से निकल कर जाती है और जैसे लिन का ध्यान उसके ऊपर जाता है वो ब्रेक लगाती है और वापस स्लिप हो जाती है। उसके अंदर से फैंग निकलता है। उसके साथ एक नाइट था। वो नाइट कहता है कि आगे ये किस तरीके का इत्तेफाक है। लिन जल्दी से कार के अंदर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर चलता हूँ। लिन कहता है कि जाओ ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि तुम मुझे प्रोवोक नहीं करोगे। फैंग कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ और उस ट्रेडर का नाम मेरे सामने मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो नाइट गुस्से में कहता है कि बकवास करना बंद करो। फैंग तुम्हारे साथ डुएल करना चाहता है इसलिए तुम्हें इस चीज के लिए एग्री होना होगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फैमिली को इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने मन में कहता है कि इसने मेरे फैमिली एड्रेस को ढूंढ लिया है। फिर वो खुश होते हुए कहता है कि ठीक है और वो उस नाइट से कहता है कि ठीक है और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम एक मर्द की तरह रहोगे। अगर तुम वहाँ पर नहीं जीते तो बच्चों की तरह रोने मत लग जाना। ये देखकर फैंग उससे कहता है कि इस तरीके से मुझे अक्यूज करना बंद करो और वो उस नाइट को पकड़कर कहता है कि तुम लोगों में से कोई भी तब तक नहीं हिलेगा क्योंकि मैं अकेला ही इसको 1-on-1 देना चाहता हूँ। वो नाइट उससे कहता है कि ठीक है पर ऐसा हुआ कि अगर आप वहाँ पर नहीं जीते तो। वो कहता है मैंने पूरे गियर पहने हुए हैं, मैंने कुछ ऐसा पहना हुआ है जिसके लिए तुम अगर सारी जिंदगी भी काम करो तो उसे कभी खरीद नहीं सकते। तो आखिर मैं वहाँ पर कैसे हार सकता हूँ, इसलिए मेरे काम के अंदर टांग मत अड़ाना। क्या तुम्हें समझ में आ गया? ये सुनकर लिन समझ जाता है इसका मतलब तुम्हारे पास एक इंसान से और भी ज्यादा लोग हैं। और फैंग उस आदमी से कहता है कि हम लोग हमारे ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो कहता है कि ठीक है। लिन कार के अंदर बैठ गया था और वो कहता है कि जल्दी करो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वहाँ पर तुम्हारे कितने लोग हैं, सभी लोग मेरे ऊपर एक साथ अटैक करना। मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, मेरा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है। फैंग कहता है कि बस थोड़ा सा रुक जाओ, जो भी तुमने बोला है उसकी वजह से तुम्हें पछताना पड़ेगा और मैं तुम्हें बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह जमीन पर रगड़ते हुए देखना चाहता हूँ। पर लिन अब काफी ज्यादा गुस्से में था और वो सोचता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी ज्यादा बदतर कर दूंगा। जिसके बाद अब वो तीनों रात के समय में पहाड़ों के पास आ जाते हैं। जंगल के काफी ज्यादा अंदर जाकर उसकी कार रुकती है। वहाँ पर कई सारे लोग थे जो कि उन लोगों का वेट कर रहे थे। लिन उन सभी लोगों को देखकर हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर कई सारे लोग हैं तो जल्दी करो, एक एक कर आओगे या फिर तुम सभी। तो ये सुनकर फैंग कहता है कि एक एक कर मेरा सारा ग्रुप एक एक कर तुमसे यहाँ पर निपटेगा। और उसने यहाँ पर अपने पास एक डायमंड लेवल की विंड शैडो शॉट को निकाल लिया था। लिन कहता है कि मुझे इस चीज में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। ये सुनकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गाली देते हुए कहता है कि मरो और वो अपने सभी साथियों को लिन के ऊपर छोड़ देता है। लिन जल्दी से अपनी वॉन्ड को बाहर निकालता है और जैसे ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं वो काफी ज्यादा स्मूथली सभी के अटैक्स को डॉज करते हुए जंप कर जाता है। ये देखकर वो भी काफी हैरान था कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। वो बड़े ही आसानी से उन सभी के अटैक्स को डॉज करते हुए भाग रहा था। वो सभी उसके ऊपर कई सारे अटैक्स करते हैं और अपने स्किल्स को आजमाते हैं पर किसी का भी अटैक फैंग को टच भी नहीं कर पाता। और इन स्किल्स को देखकर फैंग कहता है कि यहाँ पर इनकी नंबर्स काफी ज्यादा है। देखकर लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे मेरे रिवर्सल हेवन एंड अर्थ का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए जैसे ही वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है ये देखकर वो नाइट काफी खुश होता है और कहता है तो बच्चे तुम किस तरीके से चिल्ला रहे थे, अब लगता है कि अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर वहीं लिन ने अपने रिवर्सल आर्ट का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से अचानक ही उस नाइट को काफी ज्यादा दर्द होने लगा था और वो यहाँ पर खून की उल्टी करते हुए जमीन पर बैठ जाता है। वो ये देखकर कहता है कि आगे इस लड़के ने यहाँ पर किस तरीके के मूव को इस्तेमाल किया। पर ये चीज क्लियर है कि यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं हुआ है। लिन ने यहाँ पर अपने रिवर्सल आर्ट का इस्तेमाल कर दिया था। ये देखकर वो आगे कहता है इसने यहाँ पर गोल्ड लेवल गियर की डिफेंस को भी पूरी तरह तबाह कर
दिया। सभी लोग उस नाइट के लिए बहुत ज्यादा डर गए थे और उससे कहते हैं कि तुम ठीक हो। वो कहता है कि यहाँ पर इस बच्चे ने कोई भी ट्रिक इस्तेमाल क्यों न की हो, पर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। वो लोग कहते हैं कि ये एक प्रीस्ट है, चलो हम सभी यहाँ पर मिलकर उसे यहाँ पर खत्म कर देते हैं। और सभी एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और लिन को उन लोगों ने यहाँ पर घेर लिया था। वो सभी उसके ऊपर अपने अलग अलग स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ्लैशिंग आयरन फिस्ट, फ्लाइंग स्ट्राइक, ब्लास्टिंग कैनन, 1000 पेटल ग्लोरी। ये देखकर लिन काफी ज्यादा खुश होता है और वो उन सभी के ऊपर रिवर्सल ऑफ ऑल स्टार्स रेडियंस का इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से उन सभी के स्किल्स उन सभी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। उन सभी के मुंह से खून आना चालू हो गया था और वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है। उसके पास से चेन्स निकल कर आती हैं और वो उन सभी को यहाँ पर जकड़ने लगी थी। उसने यहाँ पर अपनी दूसरे स्किल फॉलन हेवन एंड अर्थ हेल का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से उन सभी की ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल जाएंगी। इसकी वजह से उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो सभी दर्द से किर्राने चालू कर देते हैं और उन सभी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। सभी अकड़े हुए जमीन पर पड़े हुए थे और वो कहते हैं कि ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, हम एक सेकंड के अंदर कैसे मारे जा सकते हैं। फैंग कहता है कि जैसा उन लोगों के ऊपर रिलाई करना चाहिए जो कि पैसा लेते हैं, वो पूरी तरह से बेकार होते हैं। ये मैंने शुभू भी ऑक्शन से खरीदा था, एक डायमंड लेवल रैंकलेस सूट जिसकी कीमत 10 मिलियन की है। ये देखकर वो नाइट भी काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है उस ऑक्शन की एंट्री टिकट ही 50 लाख की होती है। इस तरीके की हुएंग कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल पावर सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। ये सूट, इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि ये लेजेंडरी रैंक ट्रेजर है। फैंग कहता है कि लिन, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों के बल लेकर आकर रहूंगा। पर फिर वहाँ पर पूरे में शांति छा चुकी थी तो वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी भी मुझसे तुम दया की भीख मांग सकते हो। पर लिन कहता है कि ये चमक कोई सोना नहीं है, यहाँ पर कोई भी आर्मर या फिर शील्ड तुम्हारे दिल को तबाह होने से नहीं बचा सकती, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। ये सुनकर फैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फुल स्पीड में उसकी तरफ भागते हुए अपने शैडो विंड सोर्ड को इस्तेमाल कर उसके ऊपर अटैक करता है। ये स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से उसकी एनर्जी पूरे में फैल जाती है। पर लिन सही समय पर जंप कर इस अटैक को यहाँ पर डॉज कर जाता है। ये देखकर वो कहता है क्या ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो नाइट ये सब देखकर कहता है कि उसने बस यहाँ पर किसी तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करी और हम सभी गोल्डन आर्मर्स के जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर मारे गए। आखिर इसका डैमेज इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है? आखिर इसने ऐसा कुछ कैसे अचीव कर लिया? इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज तो ये है कि कुछ समय तक तो मुझे ऐसा महसूस हो ही नहीं रहा था कि ये बिल्कुल कोई इंसान हो। ऐसा लग रहा था कि जो एनर्जी यहाँ पर हम लोगों को अटैक कर रही है वो मैजिक टाइट से निकल कर आई हो। फैंग इरिटेट होते हुए लिन से कहता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, आखिर तुम तुम्हारे सारे पॉइंट एजिलिटी के ऊपर कैसे लगा सकते हो? मेरे आर्मर इससे ज्यादा पॉइंट का है। और वो उसके ऊपर शैडो विंग स्लैश का इस्तेमाल कर कहता है अगर मैंने तुम्हें एक बार भी हिट किया तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे। पर लिन उसके इस अटैक को भी डॉज करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा कमजोर हैं, यहाँ तो तुम मेरे ऊपर सही से हिट भी नहीं कर सकते। अब मेरी बारी है, सबसे पहले मुझे आर्मर की वीक पॉइंट को देखना होगा। और वो उसके बाद अपने रिवर्सल हीलिंग आर्ट को इस्तेमाल करता है जिससे फैंग को यहाँ पर -1000 लगा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसका जो डायमंड लेवल का डिवाइन गियर था वो यहाँ पर पूरी तरह से क्रम्बल होने लग गया था। इसकी वजह से वो गुस्से में अपने एनर्जीज को रिलीज करता है और वो रेगुलर लिन के ऊपर अटैक करता जा रहा था। वो अपने जितने भी स्किल्स थे उन सभी को इस्तेमाल करता है जैसे कि चार्ज स्किल्स, ट्रिपल स्लैश। पर वो उसके जितने भी अटैक्स होते हैं बड़े आसानी से उन सभी को डॉज करते हुए जंप कर जाता है। उसके सभी नाइट्स ये देखकर काफी हैरान थे और वो गुस्से में कहता है कि मुझसे लड़ने के लिए नीचे आओ। पर अचानक ही उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया था और उसे रेगुलर माइनस लगना चालू हो जाता है और वो कहता है ये चीज बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, अगर तुमने फिर से कौन सी टेक्निक को मेरे ऊपर इस्तेमाल किया है? पर तभी लिन अपनी हीलिंग आर्ट को उसके ऊपर इस्तेमाल करता है और उससे कहता है कोई ऐसा जो कि अपने कॉमेट स्किल के ऊपर पूरी तरह से डिवोटेड हो। मेरे बेसिक स्किल्स उसके डिफेंस को काफी ज्यादा आसानी से तबाह कर सकते हैं, इसलिए अगर अब तुम चाहो तो यहाँ पर सरेंडर कर दो और एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो जिसमें लिखा होगा कि फैंग ने खुद से उसकी क्लासमेट लिन को डायमंड लेवल इक्विपमेंट्स गिफ्ट करे हैं, वो भी एज अपॉलॉजी, और वो कभी भी उसे अब कोई भी पंगा नहीं लेगा। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पर तभी फैंग का आर्मर यहाँ पर तबाह हो जाता है और लिन उसे कहता है कि मेरा जो स्किल है वो कूल डाउन हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर गियर को पूरी तरह तबाह कर सकता हूँ। पर फैंग उसके ऊपर अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम अभी भी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। उसने लिन के ऊपर पेगासस मेटियोर एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जो देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि शायद लिन को यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा डैमेज मिला होगा। पर अचानक ही उसकी यहाँ पर उंगलियां पूरी तरह से टूटने चालू हो जाती हैं जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था और काफी ज्यादा डर गया था। पर फिर लिन उस एक्सप्लोजन से बाहर निकलते हुए अपनी हीलिंग आर्ट को उसके ऊपर इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसकी जितने भी बोन्स है यहाँ पर वो पूरी तरह से ठीक होने लग जाती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ये देखकर वो कहता है कि सच में काफी ज्यादा डरावना है, अगर तुमने फिर से मेरे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करी तो मेरे फादर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लिन कहता है कि क्या लानत है, तुम अभी भी कितने ज्यादा डरे हुए हो। और वो अपने रिवर्सल हीलिंग आर्ट को उसके ऊपर इस्तेमाल करता है जिससे फैंग को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लिन कहता है कि इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हेल्थ थोड़ी देर में रिप्लेनिश हो जाएगी।
जाएगी, तो चलो जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते इसको कंटिन्यू रखते हैं। इसलिए लिन सबसे पहले अपनी हीलिंग आर्ट को, फिर रिवर्सल आर्ट को इस तरीके से लिन के ऊपर बार बार कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसे काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहा था। ये देखकर वो नाइट काफी ज्यादा हैरान था और अब फैंग की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी, जिसके बाद लिन उसको यहाँ पे पूरे तबाह कर देता है। सभी साथी ये देखकर कहते कि ये तो टॉर्चर है, पर क्या सच में हमने किसी यहाँ पर प्रीस्ट को ही प्रोवोक किया है? फिर लिन अपने कैटास्ट्रॉफी डिसेंस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। नाइट्स ये देखकर कहते हैं कि सच में फैंग यहाँ पर जिंदा है भी या फिर नहीं, या फिर वो यहाँ पर मारा गया। उसके पीछे हम एक कैमरे को दिखाते हैं जो कि छुपकर ये सभी रिकॉर्ड कर रहा था, और फिर बाद में पता चलता है कि उसी लड़के ने यहाँ पर जितनी भी फाइट हुई थी उस सभी को लाइव चला रहा था। कई सारे लोग इस लाइव को देख रहे थे जो कि उसके ऊपर कमेंट कर रहे थे। जैसे जैसे यहाँ पर ये फाइट आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती जाती है, लाइव पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है, और सभी लोगों के सामने फैंग का जो रियल स्टेट है वो भी देखने चालू हो जाता है कि अंदर से वो असल में कितना ज्यादा घटिया इंसान है। सभी लोग उसकी केवल बुराइयों पर बुराइयां किए जा रहे थे, और जो लाइव पर लोग थे उनकी संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती और बढ़ती ही चली जा रही थी। सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि सच में पैसा हर एक चीज को कंपनसेट कर सकता है। देखकर ऐसा लगता है कि एक प्रीस्ट है जो कि एक समय पर हील और डैमेज दे सकता है, और न जाने इस प्रीस्ट के पास किस तरीके का टैलेंट है जिसकी वजह से उसने अनरिस्ट्रिक्टेड डायमंड इक्विपमेंट के अंदर काफी ज्यादा आसानी से तबाह कर दिया। इस भगवान को ढूंढो, मैं इसका एक डिसाइपल बनना चाहता हूँ। और ऐसे ही और भी कई सारी बातें होती है, पर जैसे ही उन लोगों के सामने फेस रिवील होता है सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये लिन था। उसको देखकर वो सभी और भी ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि मैं तो उसको काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। और अब सभी धीरे धीरे कर उसके फैंस बनना चालू हो जाते हैं, पर साथ ही उन सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। और अब लोग इसी तरीके से उसकी बातें करना चालू करते हैं और कहते हैं कि कुछ ही समय पहले किसी ने XXX ग्रेड के इक्विपमेंट और स्ट्रेटेजी बेचना चालू करा था। IP शो कर रहा था कि वो भी जियांग सिटी का है, और ऐसे ही कई सारी बातें होती हैं। और अभी तक ऐसे कई सारे लोग थे जिनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये लिन है, पर मोमो ये सब पढ़ रही थी। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि अब बिग शॉट बिल्कुल भी हाइड नहीं रह सकता। ऐसे यहाँ पर कई सारे पावरफुल लोग होंगे जो कि बिग शॉट के साथ टीम अप करना चाहते थे। ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने चांस को यहाँ पर गवा दिया है। पर कुछ ही समय के बाद लिन का फैन क्लब भी चालू हो जाता है, जिसमें सभी लोग उसको गॉड बोल रहे थे और कहते कि वो तो पूरे से इनविजिबल है, वो तो ऐसा जीनियस है जो कि सालों में एक बार जन्म लेता है, वो तो इस एरा का राइजिंग स्टार है, और ऐसे ही और भी कई सारी चीजें होती हैं। पर दूसरी तरफ फैंग के इस तरीके से एक्ट करने की वजह से और सभी लोगों को डाउन देखने की वजह से और हुएंग कॉर्पोरेशन को यहाँ पर सभी लोग क्रिटिसाइज करना चालू कर चुके थे, जिसकी वजह से अचानक ही वो यहाँ पर गिरना चालू हो जाता है। उसके जितने भी स्टॉक्स थे उनका प्राइस गिरना चालू हो गया था, और मार्केट में भी जो उसकी इमेज थी वो भी खराब होने लग गई थी। मोमो अपने पेरेंट्स के पास आकर फैंग के बारे में कहती है कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही है, कि हम लोगों को उसको कोई सबक नहीं सिखाना चाहिए, पर वो उससे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उस बच्चे का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से बदल चुका है, वो पहले ही अपनी जिंदगी में गलत रास्ते पर जा चुका है, इसलिए अब उसे कोई भी सबक सिखाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। अगर कभी तुम ऐसे किसी इंसान से टकराते हो जब तुम्हें अपने पावर्स को इस्तेमाल करना पड़े जिससे तुम दूसरों को सरप्राइज कर सको, तो तुम कभी भी कोई एक्सीलेंट हंटर नहीं बन सकते। सुनकर मोमो को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो कहती है अगर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया तो क्या लिन भी बिल्कुल फैंग की तरह नहीं बन जाएगा। और उसकी माँ कहती है कि वो इस प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व कर सकता है। और हमें दूसरी तरफ एक काफी ज्यादा बड़ी मीटिंग को दिखाते हैं जहाँ पर कई सारे बड़े बड़े लोग एक दूसरे से वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। बीच में बैठा हुआ आदमी कहता है कि ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, इस लड़के ने जो टैलेंट अवेकन किया है वो जरूर लेजेंडरी रैंक का होगा, पर प्रीस्ट को चुनना ये तो पूरी तरह से बर्बाद करने जैसा है। वैसे भी सेंचुरी में केवल एक ही बार इस तरीके की जीनियस आते हैं, तो हंटर अलायंस को ये चीज एडमिट करनी होगी कि जैसा उनको लगा था ये बिल्कुल वैसा ही है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो आखिर आप लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को लिन को अलायंस के अंदर ले लेना चाहिए? दो लड़कियां रहती हैं जो कि चीज के लिए एग्री करती हैं और कहती हैं उस लड़के को जल्द से जल्द अलायंस के अंदर ले आना चाहिए। पर एक आदमी हुएंग के फादर से कहता है कि अभी तक आप यहाँ पर क्यों हैं? क्या आपको आपके बच्चे की कोई भी चिंता नहीं है? तो लाल वाला आदमी हंसते हुए कहता है कि असल में ये हुएंग के मिनिस्टर के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आखिर उन्होंने अभी तक इसको साइज क्यों नहीं किया। हुएंग के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हमें इनका नाम बताया जाता है कि इनका नाम टियान क्यू है। मिस्टर हुएंग कहते हैं मैं अभी भी कंपनीज के कुछ मैटर्स को यहाँ पर डील कर रहा हूँ और लिन के लिए कंपनसेशन एग्रीमेंट पहले ही प्लान कर लिया गया है। और एक काफी ज्यादा अच्छा फादर न होने की वजह से जिसने अपने बच्चे को सही से कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने किसी ऐसे इंसान को भेजा है जो कि मेरे बिहार पर इस चीज को हैंडल कर सके। प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इस मैटर को सीरियसली ले रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमें लिन और फैंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फैंग की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही थी, पर तभी एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आता है जिसके अंदर से एक आवाज आती है कि लिन वहाँ पर दया करो। जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो
जाओ वहाँ पर भागते हुए आकर कहता है कि हुएंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन तुमसे यहाँ पर बात करना चाहते हैं। फेंग कहता है कि अब मेरे फादर यहाँ पर हैं, तो अब तुम पूरी तरह तबाह होने वाले हो, बस तुम देखते जाओ। ये सुनकर लिन उससे कहता है कि अगर चेयरमैन यहाँ पर मुझे प्रेशर करना चाहते हैं तो उन्हें खुद यहाँ पर मेरे सामने आकर ये सब करना होगा। पर वो उसके सामने झुककर कहता है ऐसा नहीं है, असल में चेयरमैन यहाँ पर फेंग की जो हरकतें हैं उनके लिए तुम्हें कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं। असल में मिस्टर हुएंग पर्सनली तुमसे यहाँ पर माफी मांगना चाहते हैं। ये सुनने के बाद फेंग की नीचे की जमीन खिसल जाती है और वो कहता है अगर तुम उसके सामने क्यों झुक रहे हो, क्या तुम पूरा तरह पागल हो गए हो? अभी अभी तुमने क्या कहा, मेरे डैड इससे माफी चाहते हैं, आखिर तुम यहाँ भी किस तरीके की बकवास कर रहे हो? पर थोड़े समय के बाद मिस्टर हुएंग का होलोग्राम लिन के सामने आ जाता है, जो कि उससे कहते हैं कि वेट करने के लिए शुक्रिया। और वो लिन के सामने झुककर कहते हैं कि मैं फेंग का फादर हूँ और फेंग ने जो भी यहाँ पर ये सब किया है वो सब मेरी गलती की वजह से है, इसलिए मैं तुमसे दिल से माफी चाहता हूँ और तुम जैसा चाहोगे वैसा सब हो जाएगा। ये सुनकर लिन कहता है कि आप काफी ज्यादा काइंड हैं। पर मिस्टर हुएंग उससे कहते हैं कि पर माफी मांगने के लिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम्हें चाहिए इक्विपमेंट या फिर मेरी एबिलिटी के अंदर जो भी होगा वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पर उनकी इस तरीके से बातें सुनने की वजह से फेंग यहाँ पे पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। लिन ये सुनकर कहता है कि अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस चीज के लिए एग्री हूँ, और वो कॉम्पेंसेशन के लिए कहता है कि मुझे 3 अनरिस्ट्रिक्टेड डायमंड इक्विपमेंट चाहिए, एक प्रीस्ट के लिए, मेज के लिए और एक सोर्समैन के लिए, और इसके अलावा मुझे 5 मिलियन अलायंस कॉइन चाहिए। पर जाओ ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो सोचता है कि यहाँ पर 3 डायमंड सेट्स, वो भी अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के लिए, ये चीज तो पूरी इंटायर कंट्री के अंदर ढूंढना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल जैसा है। मिस्टर हुएंग कहते हैं कि 3 डायमंड इक्विपमेंट्स, पर इनको ढूंढने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि अभी मेरे चैनल में इस तरीके से इमीडिएटली स्टॉक नहीं है। पर तुम उसकी चिंता मत करो, स्पेशल डंजन्स के अंदर मैं उनको फार्म कर सकता हूँ, और अलायंस भी यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहती है। और दूसरी तरफ हम इस जाओ को दिखाते हैं जो कि फेंग से कहता है कि यहाँ पर मुझे फिर से तुम्हारे मैथ को क्लियर करना पड़ रहा है। साथ ही वो अपने चश्मे से देखता है तो उसे वहाँ पर एक कैमरा दिख जाता है, इसलिए वो उस कैमरे के पास जाता है और उसे उठाता है और उस लाइव ब्रॉडकास्ट को यहाँ पर बंद कर देता है। दूसरी तरफ हमें लिन को दिखाते हैं जो कि कहता है कि अलायंस, क्या उन लोगों ने भी मुझे नोटिस कर लिया है, और क्या उन लोगों ने इतने ज्यादा जल्दी मेरे यूनिक टैलेंट को पहचान लिया है? मिस्टर हुएंग कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर प्रोवाइड करने के अलावा जियांग सिटी के अंदर जितने भी सीक्रेट डंजन रिसोर्सेज है उसके बारे में भी तुम्हें बता दिया जाएगा। जियांग सिटी में टोटल 50 डंजन्स है जिनके बारे में हमें पता है, इसमें रेयर वाले भी हैं, पर जो जियांग सिटी है वो मेरे अकेले की नहीं है। यहाँ पर कई सारे प्रकार के फैक्शंस है और कई सारे गहरे रूट कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते हैं। लिन कहता है कि इसकी चिंता मत करिए, 1 महीने मेरे लिए काफी समय होगा। ये सुनकर जाओ हैरान था और वो कहता है क्या 50 डंजन वो भी 1 महीने के अंदर क्लियर कर दिया जाएंगे? क्या एक न्यू हंटर सच में कुछ ऐसा कर भी सकता है? मिस्टर हुएंग कहते हैं कि कल रात तुम अपने टीममेट्स के साथ मेरे घर पर आना, ऑनलाइन जितने भी रूमर्स है उन सब की वजह से मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट देना चाहता हूँ। लिन कहता है कि मैं प्रोफेशनल फॉरम के लिए एक स्टेटस पोस्ट करूंगा, इसलिए मिस्टर हुएंग कल रात के खाने का आप ऑनलाइन स्ट्रीम करना। ये देखकर वो हैरान था और कहता है कि छोटे से लड़के ने इस सब के बारे में पहले से ही सोच कर रखा है, इसलिए वो कहता है कि ये चीज ठीक है, यानी इसका फ्यूचर सच में काफी ज्यादा एंडलेस है, ये काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। फिर वीडियो कॉल खत्म हो जाने के बाद लिन जाओ से कहता है कि आज के लिए तो ठीक है, मैं इसे जाने दे रहा हूँ, पर इस चीज को तुम याद रखना, 3 स्ट्राइक और तुम यहाँ पर खत्म हो जाओगे। वो कहता है कि ठीक है। असल में जो हुएंग फैमिली है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और काफी ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंट होने की वजह से एक्सट्रीम लोग ऐसे बन जाते हैं, तो तुम समझ रहे हो ना। लिन कहता है कि मैं यहाँ पर हुएंग फैमिली के मैटर्स को डिस्कस करूँ, इस चीज से मुझे कोई भी इंटेंशन नहीं है और ये चीज बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। जाओ कहता है कि तुम्हारा इस चीज को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जब एक 5 स्टार होटल के अंदर कई सारे शेफ्स काफी ज्यादा अच्छी दावत बना रहे थे और उन्होंने कई सारी चीजें खाने के लिए लगाई हुई थी। लिन अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ पर आ गया था, पर मोमो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो लिन से कहती है कि मिस्टर हुएंग ने ऑनलाइन स्ट्रीम पर तुमसे माफी मांगी थी, इसलिए तुम्हें इस दावत के लिए काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पर वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो। साथ ही वो सोचता है कि उसने सच में काफी ज्यादा सीरियस अपॉलॉजी ली थी क्योंकि उसने मेरे पोटेंशियल को देख लिया था, इसलिए वो काफी ज्यादा जल्दी इन कनेक्शन को स्टैब्लिश करना चाहता है। एक वेटर उन तीनों को उस रूम के अंदर लेकर आ जाता है जहाँ पर मिस्टर हुएंग बैठे हुए थे। मिस्टर हुएंग कहते हैं कि तो तुम लोग आ गए हो, प्लीज आकर बैठो, और वो उन दोनों को भी पहचान लेता है, यानी बाइसी और मोमो को भी, और वो होटल वालों से कहता है कि तुम अपने सिग्नेचर डिश को यहाँ पर लेकर आ सकते हो। जिसके बाद मिस्टर हुएंग उन लोगों से माफी मांगते हैं क्योंकि फेंग ने जो सब किया था उसके लिए वो फिर से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं एज अ फादर उसे सही से कुछ भी नहीं सिखा पाया। इसी वजह से जो उसका बिहेवियर है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उसको इस तरीके से देखकर वो दोनों ही काफी कंफ्यूज थे और कहते हैं कि
यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, ये तो काफी ज्यादा काइंड और हम्बल है। और क्या फैंक के फादर जो कि हुआंग सिटी के एक हेड फिगर हैं, वो सच में इसी तरीके के इंसान है? लिन सोचता है कि जो पेरेंट्स का लव होता है वो बच्चों को ऐसा बना ही देता है, और जो हुएंग ग्रुप के चेयरमैन है वो सच में अपने आप को काफी ज्यादा लोअर दिखा रहे हैं। इसलिए वो कहता है कि मैं इस चीज को समझता हूँ, अगर फैंग इस गलती को समझ लेगा और इस चीज से सीख जाएगा तो मैं उसे जाने दूंगा और हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि चेयरमैन से कहते हैं कि हम जो आपने कहा था वो लेकर आ चुके हैं, तो क्या हमें उनको दिखाना चाहिए। फिर वो डायमंड रैंक के इक्विपमेंट को दिखाना चालू करते हैं और लिन उसको देखकर कहता है कि जैसा कि डायमंड ग्रेट लक्स है, मुझे उम्मीद करनी चाहिए थी, ये कभी भी मेरे करेक्ट गियर के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। देखकर ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेटेजी बूस्ट है और जो हेल्थ है और साथ ही जो मेरा रिवर्सल डैमेज है, इसकी वजह से वो सभी डबल हो जाएगा। मैं इस चीज से सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बाइजी भी अपना गियर देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये तो एक 3 सेट का डायमंड लेवल गियर है, वो भी एक साथ हुएंग फैमिली की वेल्थ की वजह से, ये सच में कोई शो नहीं है। और मोनमोन ये देखकर कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा हैवी होगा, और साथ ही वो मिस्टर हुएंग का इस चीज के लिए शुक्रिया करती है और कहती है कि ये गियर सच में काफी ज्यादा कमाल का है, हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और ये सारी चीजें लाइव चल रही थी, इसलिए सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। और अब लिन यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा बिग शॉट बन जाएगा। जिसके बाद अब वो लोग खाना खाना चालू करते हैं और वहाँ का खाना सच में काफी ज्यादा डिलीशियस था। बाइजी ये खाकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर लिन कहता है कि अब हम लोग आज के लिए चलते हैं, तो मिस्टर हुएंग कहते हैं कि ठीक है, पर कई सारे रिपोर्टर जो कि बाहर खड़े हैं तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। और साथ ही वो उसे नाइटमेयर लेवल का पास देते हैं जो कि लैंड ऑफ बोन के लिए था, जिसके अंदर वो यहाँ पर जा सकता था। ये देखकर वो खुश होता है और कहता है कि ये तो वही डंजन रिसोर्स है जिसके बारे में कहा था। फिर हमें कई सारे रिपोर्टर्स को दिखाते हैं जो कि लिन, बाइजी और मोमो को वहाँ से बाहर निकलता हुआ देखकर उसके बारे में बातें करते हैं। और साथ ही लिन तो अभी यहाँ पर एक सुपरस्टार बन चुका था। और दूसरी तरफ हमें फैंग के रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जीज निकल रही थी, इसलिए जो उसकी डेस्टिनी थी वो कन्वर्ट होकर डीमन गॉड की बन जाती है।